हाँ जी। कल हम पढ़े थे ओड टू द वेस्ट विंड का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, डेट ऑफ कंपोजिशन, डेट ऑफ राइटिंग, ओड कैटेगरी की पोएम है, ये सारी बातें बताएं। पहले एक बार रिपीट करें। ओड टू द वेस्ट विंड इज ए पोएम बाय टी.बी. शैली। लाइफ टाइम क्या है शैली का? 1792 टू 1822, 30 ईयर्स का लाइफ स्पेन रहा था। जो पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, दिस वॉज कंपोज्ड इन विच ईयर? कंपोज्ड इन 1819। और जो प्लेस की लोकेशन जो है वो बताइए। इन कसाइनवुड। कसाइनवुड कहाँ है? नियर फ्लोरेंस। और फ्लोरेंस कहाँ है? इटली में। एंड दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1820। इन विच वॉल्यूम इन द कलेक्शन? इन द कलेक्शन, क्या नाम है कलेक्शन का? प्रोमेथियस अनबाउंड ए लिरिकल ड्रामा इन 4 acts विद अदर पोएम्स। पोएम का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास 5 बड़े सेक्शन हम लोग क्या बोलते हैं? कैंटोज। तो देयर आर 5 कैंटोज एंड ईच कैंटो कंटेन्स 14 लाइन्स, दैट टोटल 70 लाइन्स। जो 14 लाइन्स हैं हर कैंटो में, या हर कैंटो अपने आप में किस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड है, इसकी भी अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? इसकी अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर हर कैंटो की 14 लाइन की वो क्या कहलाती है? बोलो, सही उच्चारण करो इसका बाप। वो ट्रेजर हमारा वाला है, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? तत्सरीमा। ये जड़ है वो तय और से पढ़ा जाएगा, तो तत्सरीमा। तत्सरीमा जो टर्म है कैसा टर्म है ये भी इटालियन है बेसिकली। ये क्या होती है? स्टेंजाइक फॉर्म है, तो इटालियन स्टेंजाइक फॉर्म है। इस फॉर्म में क्या खासियत होती है? टर्सेट्स पाए जाते हैं। और टर्सेट्स कैसे होते हैं? इंटरवूवन या इंटरलॉक्ड होते हैं, और आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं। हमारे वाले पोएम में जो 14 लाइन्स का कंपोजिशन है, तो उसमें कितने टर्सेट्स, कितने कपलेट, कैसे क्या क्या हैं? 4 तो टर्सेट्स हैं, और 1 2 3 और 4, और इसके बाद लास्ट में 1 कपलेट है। यानी ऐसे 4 4 4 4 ऐसे हैं। हाँ, वाह जी वाह। मैं ये देख रहा था कि कोई कौन हाँ भरता आप में से, तो हट किसी बात के हाँ भरवा लो। ये 4 लाइन है, ये मतलब 4 बोलते हाँ, हाँ 4 पे चलना ही चलना है। 3 लाइन की पुनरावृत्ति कितनी दफा है? 4 बार है। और ये कितने हैं? 2 लाइन जो है। इसके लिए हमने क्या यूज किए हैं? 4 क्या है? टर्सेट। संख्या जो है 4 बार रिपीट हुई है, तो 4 टर्सेट्स हैं। और ये है लास्ट में 1 क्या है? कपलेट है। अब इसकी जो राइम स्कीम होती है इसमें वो कैसी पाई जाती है? ए बी ए, फिर ये बीच वाला है लिंक होगा बी सी बी, सी डी सी, डी ई डी, और ये जो ई है वो ई रिपीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर रहा है। और ये तर्सरीमा में फिक्स होता है कि मीटर कौन सा होगा? आयम्बिक पेंटामीटर रहता है। पूरी पोएम का मीटर भी अपने आप में क्या आना है? आयम्बिक पेंटामीटर ही आना है।
जो वेस्ट विंड है या पूरा जो पोएट की हम बात किए थे कि जो शैली है वो रोमांटिक एज का पोएट तो है, पर इसके जो स्पिरिट है या विचार हैं वो विचारों से कैसा पोएट है ये? रेवोल्यूशनरी विचारों का पोएट है, रिबेलस रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी विचार जो है, विद्रोही विचार जो है, स्थापित व्यवस्थाओं के खिलाफ जाने वाली बातें हैं, वो कहेगा। तो हमारी जो पोएम में जो वेस्ट विंड है वो बेसिकली वेस्ट विंड क्या है? माध्यम है, मीडियम कह लो, ट्रॉप या मेटाफर है, जरिया है, जिसके जरिए कवि क्या करना चाहता है? अपना मैसेज या जो वॉइस ऑफ रिबेलियन है, वॉइस ऑफ चेंज है, परिवर्तन की जो आवाज है, उस संदेश को प्रदान करना चाहता है। और एक तरह का जो पोएट प्रोफेटिक रोल है वो दिखाएगा। इसी 1819 के ईयर में इसकी कुछ और रचनाओं के हम नाम पढ़े थे जिनमें भी इसी प्रकार के विचार पाए जाते हैं। 3 रचनाओं के आपने नाम देखे थे। ओड टू द वेस्ट विंड के अलावा 3 रचनाओं के नाम बताओ जिनमें भी इसी प्रकार की 1819 वाले वर्ष में भी द सेम वॉइस ऑफ चेंज मैसेज जो है हमारे परिवर्तन के पोएट का रोल इस पूरे परिवर्तन की व्यवस्था में क्या रह सकता है, रोल ऑफ द पोएट, वो सारी 3 रचनाओं के नाम बताइए। कल देखे थे आप लोगों ने वो। ये तो द मैस्क ऑफ एनार्की, दूसरा एक जो ड्रामा है प्रोमेथियस अनबाउंड, और एक इसी साल में इंग्लैंड की व्यवस्था क्या रही है, इंग्लैंड इन 1819। ये जो पोएम कंपोज हुआ है इसके लिखने के बैकग्राउंड में 2 घटनाओं को लोगों ने उल्लेखित किया है। एक कवि की निजी घटना है और एक है वो सार्वजनिक घटना है। तो पर्सनल इवेंट से तो कौन सी से जोड़ा जाता है? हाँ, इसका जो सन है, बेटा का नाम क्या है, विलियम, उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो दर्द या पीड़ा है, पेन है, उसको इन्फ्लेक्शन को इसने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया होता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। पर पोएम बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं है, पर्सनल थोड़ी बहुत होती है तो उस जितना थोड़ा बहुत पर्सनल इसमें टच आएगा, तकलीफ वाला, पेन वाला, उतना इसके साथ में एसोसिएट किए जाते हैं। और फिर जो सार्वजनिक दृष्टि से पोएम की कौन सी बात से इसी 1819 में कौन सी घटना घटती है? तो पीटरलू मैसेकर जो हुआ है, जो पीटरलू का जो नरसंहार हुआ था, जो राजनीतिक गतिविधि के रूप में देखा जाता है और राजनीतिक सत्ता का जो उसमें शोषण है, उस विरोध को जो सहन नहीं किया जा सत्ता से, उसके प्रतिक्रिया में जो विचार हैं वो हमारे पास पीटरलू मैसेकर वाले इसके कनेक्शन में देखे जाते हैं। इसके बारे में हमने देखा था विदाउट एनी डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, पीटरलू मैसेकर का विचार पोएट के माइंड में रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये 2 1819 वाली घटनाएं हैं जो इसके बैकग्राउंड में हम चर्चा में लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपने कल देखी थी, वो सब रिपीट कर दिए फटाफट। अब हम पोएम के टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक आधी बातें और बताएं। पोएम जो है वो नाम देखे हैं, नाम की कैटेगरी से कैसी वाली पोएम है ये? ओड पोएम है। तो ओड जो है उसमें 2 तरह के ट्रेडिशन पाए गए। क्लासिकल लिटरेचर का जो ओड डेवलपमेंट हुआ उसमें 2 ट्रेडिशन है। क्या क्या 2 ट्रेडिशन है? पिंडेरिक ओड और होरेशियन ओड। तो पिंडेरिक ओड हैं और होरेशियन ओड हैं। पिंडेरिक ओड नाम किससे पड़ा है? पिंडार के नाम से पड़ा है। पिंडार कहाँ का पोएट है? अरे हर कुछ ही चिपका रहे, इटली फिटली। पिंडार कहाँ का पोएट है? ग्रीस पोएट, ग्रीक का पोएट, यूनान का पोएट है, ग्रीक पोएट। ओड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक लिटरेचर से हुई है। सोनेट में मैंने कहा था पैट्राक, पैट्राक इटली का था। सोनेट अलग व्यवस्था थी, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? ओड की बात कर रहे हैं। तो पिंडार कहाँ का पोएट है? यूनान का, ग्रीस का पोएट है, ग्रीक पोएट कहलाएगा। और होरेस कहाँ का है? ये रोमन पोएट है। पिंडार के ओड और होरेस के ओड में कंपैरिजन करते हैं तो क्या क्या डिफरेंस आता है? पहले स्ट्रक्चर का फर्क आता है, बाद में उसकी टोन का फर्क आता है। तो बताइए स्ट्रक्चर कैसी है पिंडार वाली? उसमें वो स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और इपोड का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जबकि होरेस वाले में इसे नहीं, उसको होमोस्ट्रॉफिक बोलते हैं। एक जैसे स्ट्रॉफी चलते हैं, वो बार बार रिपीट नहीं करते हैं, स्विच नहीं करते हैं। दूसरा जो टोन वन का फर्क है वो क्या है? पिंडार की ओड में हाई एलिवेशन, उदात्तता जो ज़्यादा होती है, काफ़ी उसमें पैशनेट फीलिंग होती है, जोश खरोश के साथ ऊंची टोन में बातें होती हैं। इसके उलट होरेस की ओड में काम है, सॉफ्ट है, मॉडरेट है, सीरियसनेस है, कंटेम्पलेटिव नेचर है, गंभीरता होती है। और एक पब्लिक और पर्सनल वाला डिफरेंस भी था। पिंडार की ओड में पब्लिक इंप्रेशन होता है, जबकि होरेस की ओड में पर्सनल वाली बातें होती हैं। अब ये दोनों बातें हम जिक्र क्यों कर रहे हैं?
तो शैली के इस ओड में दोनों जो ट्रेडिशन है ये क्या आपस में क्या है, कंबाइंड होते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं होते हैं, बल्कि जो थॉट है उस हिसाब से कंबाइंड होते हैं। जैसे कि पोएट में जो हमारा 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन में आप पाओगे कि जो पहले 3 सेक्शन है वो पर्सनल वाली बात पे नहीं है। तो पहले 3 में तो हमारे को पिंडारी कोड जैसी बात नजर आएगी, और जब चौथे सेक्शन में आएगा तब थोड़ा पर्सनल वाले टच को लेके आएगा। आप पोएम के जैसे एडवांस में देख सकते हैं, चौथे सेक्शन में पोएम में जो है इफ आई से स्टार्ट करेगा। वो चौथा हमारा जो कैंटो है उसकी बिगिनिंग किससे करेगा, इफ आई, यानी वहां आई की बातें, खुद की बातें चालू करेगा। इसके पहले आप तीनों कैंटोज में कहीं पर भी आई, मी, माई ऐसी कोई बात नहीं पाओगे। तो चौथा कैंटो है वो हमारा क्या है, पर्सनल टच से चलेगा। फिर 5वां भी इसी पर चलेगा। तो 4th और 5th यानी हम पोएम को समझने के लिहाज से 2 भाग में बांट सकते हैं, पहले 3 कैंटो और आखिर के 2 कैंटो। पहले 3 कैंटो में पोएम पिंडेरिक ओड जैसा प्रभाव कैरी करेगी, और आखिर के 2 कैंटोज में क्या होगा, होरेशियन ओड जैसी बातें नजर आएंगी। ओके हाँ जी, हमने पीछे कीट्स का ओड पढ़ा था। तो कीट्स के ओड में और इस ओड में अगर हम कोई तुलनात्मक ऐसे लिटरेरी ट्रेडिशन की तुलना देखें तो कोई समानता दिखती है क्या, लिटरेरी ट्रेडिशन की दृष्टि से कोई समानता दिखती है क्या? हाँ नहीं, लिटरेरी ट्रेडिशन पूछा हूं मैं, डेट वेट नहीं पूछा हूं। आप बता रहे हैं कि दोनों की सेम डेट्स हैं लिखने की और छपने की। मैंने पूछा लिटरेरी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, साहित्य का जो विकास यात्रा रहा है परंपराओं की व्यवस्था से, उसके ट्रेडिशन में कुछ समानता दिखती है क्या? कंपैरिजन कह लो, समानता नहीं तो सकते, तुलना में कुछ कॉमन बात, अंतर भी है, तुलना भी है, कॉमन तत्व भी कुछ है। देखिए ये है कि कीट्स का ओड आप पढ़े हैं, ऑड ऑन एग्रेशन अर्न, उसमें जो स्टेंजाज हैं उस स्टेंजा में सोनेट के 2 ट्रेडिशन को क्लब किया गया है, और यहां पे ओड के 2 ट्रेडिशन क्लब किए गए। अभी नहीं समझ आई? कीट्स वाले ओड में जो हमारा 10 पंक्ति का स्टेंजा है उसमें क्या है, शेक्सपियरियन क्वार्ट्रेन प्लस मिल्टॉनिक सेस्टेट का कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से। और यहां वाले पोएम में हमारे पास क्या है, पिंडेरिक ऑड और होरेशियन ऑड दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। वो स्ट्रक्चर में नहीं है विचारों के, क्योंकि ये इसमें स्ट्रक्चर इतनी फिक्स होती नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमारे 2 विचार जो हैं दोनों ट्रेडिशन मिक्स किए गए हैं। तो दोनों की डेट कॉमन है, दोनों रोमांटिक एज के पोएट हैं, दोनों की पोएम ओड हैं अपने सिलेबस में, और दोनों वाले में ही 2 ट्रेडिशन जो हैं, एक में सोनेट के 2 ट्रेडिशन क्लब किए गए हैं कीट्स में, और क्या नाम है शैली वाले पोएम में जो ओड के 2 ट्रेडिशन है पिंडेरिक ओड, होरेशियन, वो क्लब किए गए। चलिए अब आगे देखें, पोएम की तरफ बढ़ें। देखिए पोएम, अभी मैंने आपको हिंट किया था कि इसके 2 भाग हम बांट सकते हैं समझने के लिहाज से। द पोएम बिगिंस विद 3 सेक्शंस। पोएम में जो हमारे शुरुआत में क्या मिलेंगे, 3 सेक्शंस आप पाएंगे। पहले 3 प्लस मैंने अभी कहा था, ऐसे बांट सकते हैं। द पोएम बिगिंस विद 3 सेक्शंस। डिस्क्राइबिंग द विंड्स इफेक्ट अपॉन अर्थ, एयर एंड ओशन। जो वेस्ट विंड है वो बहेगी तो उसका जो प्रभाव है हवा का, वो प्रभाव पहले 3 सेक्शन में 3 अलग अलग जगह दिखाया जाएगा। पहले सेक्शन में अर्थ पे इसका क्या प्रभाव है, सेकंड में एयर में इसका क्या प्रभाव है, और थर्ड सेक्शन में आप पढ़ोगे इसका ओशन पे क्या प्रभाव है। हिंदी में कहें तो पृथ्वी पे, वायु में, आकाश में भी कह सकते हैं इसको, एयर के स्थान पे स्काई भी कहा जा सकता है, और आखिर में क्या इसका प्रभाव जो है ओशन पे है। ओशन के स्थान पे आप वाटर भी कह सकते हैं। एलिमेंट की भाषा में जैसे हमने वहां एयर लिखा है तो आप यहां पे इसको वाटर कह सकते हो, या उसको स्काई कहें, इसको आप ओशन भी कह सकते हो। ओशन सी भी लिखा हो सकता है।
तो सी, ओशन, वाटर, ये की तरह की बातें हैं। तो तीसरा जो सेक्शन है उसका जल में क्या प्रभाव है, पानी पे क्या असर है, समुद्र पे, ओशन, महासागर पे क्या असर रहा है। सेकंड वाले पार्ट में इसका एयर में, स्काई में क्या असर है, और पहले वाले पार्ट में जो जमीन है, धरती है, पृथ्वी पे क्या प्रभाव है वेस्ट विंड का। ये ऐसे 3 हमारे सेक्शन बताए जाएंगे। फिर जो लास्ट के 2 सेक्शन हैं, यानी चौथा और 5वां सेक्शन, उसमें क्या पढ़ेंगे, द लास्ट 2 सेक्शन, दोनों आखिरी दोनों सेक्शन में द पोएट स्पीक्स डायरेक्टली टू द वेस्ट विंड। इन दोनों में वो सीधे सीधे वेस्ट विंड से बातें करता है। हालांकि यहां भी बातें ऐसा नहीं करेगा, नहीं, यहां भी बातें करेगा, पर यहां पे प्रभाव बताना जाए, यहां पे डिस्क्रिप्शन में ज्यादा उलझा होता है वो। यहां पहले 3 सेक्शन में भी पोएट ने बातें तो किससे करी हैं, वेस्ट विंड को एड्रेस किया हुआ है। इन एड्रेस करने के साथ साथ उसका जो डिस्क्रिप्शन है, प्रभाव है वेस्ट विंड का, इफेक्ट जो क्या रहा है, उसके ऊपर वो ज्यादा फोकस दिखेगा। और चौथे और 5वें स्टेंजाज में उसने प्रभाव दिखाना बंद कर दिया है। वेस्ट विंड क्या प्रभाव छोड़ेगी वो बातें नहीं करेगा, ये वो पहले कर चुका है तीनों में। अब वो सीधे सीधे अपने जो विचार जो इस कविता से कहना चाहता है, अपनी पर्सनल विचार जो हैं, उसमें पर्सनल दुख पीड़ा भी बताएगा, और वो साथ में क्या चाहता है आगे फ्यूचर के हिसाब से, ऑप्टिमिस्टिक नोट या प्रोफेसी क्या चाहता है, वो दोनों बातें बताएगा। तो आखिर के दोनों सेक्शन हैं, कौन से दोनों सेक्शन, चौथा सेक्शन और 5वां सेक्शन। इन दोनों सेक्शन में द पोएट स्पीक्स डायरेक्टली टू द वेस्ट विंड से बातें करेगा, आस्किंग फॉर इट्स पावर, और अब इससे शक्ति की डिमांड करेगा। आस्किंग फॉर का मीनिंग होता है चाहना, इससे चाहना, तो इससे वो चाहेगा कि साहब मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करिए, टू लिफ्ट हिम अप एंड मेक हिम इट्स कंपेनियन, कि तुम मुझे अपने साथ उठा लो और मुझे अपना साथी बना लो, इन इट्स वॉन्डरिंग्स, ताकि मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही आजाद मुक्त क्या कर पाऊं, विचरण कर पाऊं। तो ऐसे आजाद मुक्त विचरण करने के लिए मैं तुम्हारा साथ चाहता हूं, ऐसी बातें हमारे को ये कहेगा। पोएम पढ़ने के बाद आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे। द पोएम एंड्स विद एन ऑप्टिमिस्टिक नोट, बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है ये, और पोएम जो है लास्ट में एक आशावादी ख्याल के साथ खत्म होती है। जो पोएम की आपकी आखिरी लाइन है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये पोएम की क्या है, ये ऑप्टिमिस्टिक लाइन है, आशावादी ख्याल से भरी हुई पंक्ति है, जिसमें कि पोएम जो है ऑप्टिमिस्टिक नोट से साथ खत्म होती है। विच इज दैट, जो किस प्रकार से है, इफ विंटर डेज आर हियर, उसका वो मतलब अर्थ लिख दिए हैं। पोएम में तो लाइन क्या है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, का भाव यह है कि इफ विंटर डेज आर हियर, अगर विंटर के डेज यहां पे हैं, तो देन स्प्रिंग इज नॉट फार अवे, तो स्प्रिंग बहुत दूर नहीं है, यानी स्प्रिंग वाली सीजन भी आ जानी है। इसका भाव यह है कि जो विंटर डेज होते हैं वो पूरे दौर के लिए गिने जाते हैं, नेगेटिव सिंबल में है। तो विंटर डेज इज द बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिविटी एंड स्प्रिंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिविटी। यानी अगर बुरा दौर चल रहा है तो अच्छा दौर बहुत दूर नहीं है, उसको भी आ जाना है। इस प्रकार का भाव हम देखेंगे लास्ट में पूरी पोएम पढ़ने के बाद में। अभी तो हम सिंपली इसका एक प्रारंभिक जो आउटलाइन है, होल ओवरव्यू जो पोएम का है, उसकी बात किए हैं। तो जो आपकी पूरी पोएम है उसका एक तरह से आपके पास ये जो पीपीटी में क्या दिया हुआ है, ओवरव्यू दिया हुआ है। ओवरव्यू में किस प्रकार से हमारे पोएम की बातें मिलेंगी। तो 3 सेक्शन जो हैं, पहले 3 सेक्शन 1, 2, 3 या पहले 3 कैंटोज जो हैं, तीनों कैंटोज में क्रमशः है वेस्ट विंड का जो प्रभाव है वो अर्थ पे, एयर में और वाटर पे क्या रहा है। आखिर के दोनों सेक्शन में ये प्रभावों की बात नहीं करके अपनी पर्सनल डायरेक्टली जो विचार कहना चाहता है, इससे अपनी एक कमजोर मनोव्यथा है, शारीरिक व्यथा है, उसको दिखाते हुए कि कहेगा कि साथ तुम मुझे अपने साथ उठा लो, अपना साथी बना लो, ताकि मैं तुम्हारे साथ ऐसे विचरण कर पाऊं। और आखिरी सेगमेंट जो हमारा लाइन है पोएम का, वो ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ में ये एंड करेगा। चलिए ठीक है, अब हम पोएम को पढ़ना प्रारंभ करें उसके पहले थोड़ा सा आपको कोई जनरल आइडिया होना चाहिए चीज़ों का, पोएम को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए। तो इसके लिए आपसे मैं कुछ 2-4 बातें पहले पूछूंगा। वेस्ट विंड क्या होता है? ये जो पोएम का नाम है, ओ टू द वेस्ट विंड, तो व्हाट इज दिस वेस्ट विंड, ये नाम कभी सुने हैं? जैसे ग्रेशन अर्न, तो एक अर्न होता है, पात्र है,
उसका संबंध यूनान से है तो उसका नाम कृष्ण निकाल दिए होंगे। जैसे वेस्ट विंड क्या चीज है? वेस्ट विंड वेस्ट की ओर जाने वाली हवा या वेस्ट की ओर आने वाली हवा? पश्चिमी विक्षोभ, हाँ ये ठीक, अखबारों में वाला पढ़ा हुआ है, पश्चिमी विक्षोभ बन गया सब, हमारे मौसम आ गया, मावट आ गई है। विक्षोभ क्या होता है? ये तो पश्चिमी हवा है, आप कह रहे पश्चिमी विक्षोभ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विक्षोभ एंड हवा? इतनी ठंड क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? किससे किससे हो रही है? विक्षोभ से हो रही है। ठंड लग रही है। अच्छा अच्छा, रजाई उड़ के आने से हो नहीं, इलाज पड़े हो, रजाई है। जो 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 डिफरेंस, हाँ, मैं बकरा खाऊं, ये कौन लागे? तो ठीक है, जो डिफरेंस रजाई और स्वेटर में है ना, वही डिफरेंस हवा और विक्षोभ में है। बताओ क्या आंसर है? हाँ, हवा तो नॉर्मल हवा होती है और विक्षोभ बदबू बदबू वाला आता है, बदबू आती है इसमें। नहीं, बताओ फिर क्या फर्क है? भाई हाँ भाई, तो विक्षोभ किसे कहते हैं? विक्षोभ बताओ। चलो, बिना हंसे बताओ, हंसो मत आप, बिना हंसे बताओ विक्षोभ किसे कहते हैं? वो डिकिंग यू, हम वेट कर रहे हैं आपका। नहीं बताओ। हाँ जी बताओ, विक्षोभ और हवा में इन्होंने टॉपिक नहीं था, इन्होंने बात में इन्होंने छेड़ दिया, ऐसा पश्चिमी विक्षोभ है, तो मैंने पूछ लिया फिर। तो बताओ वेस्ट विंड क्या होती है? पश्चिमी हवा से मतलब क्या, मतलब समझे क्या आप? पश्चिम की तरफ से आने वाली हवा है। क्या बता दी लास्ट में? रिबेल कहां से आई? यूरोपियन कंट्रीज से आई। ये यूरोप के तो है ये भाई साहब कहाँ के? यूरोप के तो हैं, ये कहाँ कहाँ से आई? हैं? उनको आह्वान कर रहे हैं, किन को आह्वान कर रहे हैं? उन्हीं देशों को। रिबेलियन थॉट तो ठीक है, अपन हवा की बात कर रहे हैं। एक बार मैं एक बार पोएम का जो सेंस और भाव उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं एक बार सिंपली मीनिंग पूछना चाह रहा हूँ। हमारा टाइटल है कि ओड टू द वेस्ट विंड। वेस्ट विंड विचार आने से क्या समझ में आता है आपको? तो विक्षोभ छोड़ो, विक्षोभ हमारा मुद्दा ही नहीं है, विक्षोभ हमारा टॉपिक नहीं है। वो तो इन्होंने फालतू बोल दिए, तब बात कर ली थी, मैंने मिटा भी दिया नाम, वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो ज्योग्राफी का टॉपिक है, विक्षोभ वगैरह वहां पढ़ते रहना। बताओ कोई जानकारी नाम से? ओके, वेस्ट विंड 12 महीने चलती है, कोई खास समय चलती है? खास समय चलती है, वो खास समय कौन सा है? विंटर में चलती है, सर्दियों में चलती है? फिर तो नंबर है ना वो जीरो वाला तैयार है। अगर ये रंग पसंद नहीं हो तो दूसरा रंग में जीरो दे सकते हैं आपको, रंग रंग चेंज कर देंगे अगर पसंद नहीं हो। नया रंग में दे, ये ठीक है। लो ये रंग ले लो। हाँ साइज के अकॉर्डिंग। ये लो। हाँ जी, बताओ। पश्चिमी हवा का विंटर से कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए आप जो विचार बना रखे हैं कि साहब ये सब ठंड तो पश्चिमी हवा के चक्कर में हो रखी है, विंटर आ रखी है, तो सारा का सारा मामला गड़बड़ है। चलो ये बताओ सीजन्स के बारे में क्या जानकारी है?
हिंदी अनुवाद में कर देता हूँ, इसलिए आप वो कष्ट मत उठाना। ऋतुओं बता रहा हूँ, आप फिर कहीं ऋतु, हम सब जानते हैं ऋतु होती हैं, तो कितने सीजन्स होते हैं? हाउ मैनी आर द सीजन्स? 4 सीजन्स हैं। कोई ज़्यादा ज्ञानी हो, हमारे तो 6 होते हैं तुम्हारे यहाँ। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात नहीं कर रहे हैं, हम वैश्विक बातें पढ़ रहे हैं इन जनरल। तो 4 तरह के सीजन पाए जाते हैं। क्या क्या नाम है 4 सीजन्स के? कोई स्प्रिंग बोल रहा है, कोई विंटर बोल रहा है, कोई समर बोल रहा है। ओके, सीक्वेंस बताओ, क्रम से 1 2 3 4। स्प्रिंग पहले, फिर स्प्रिंग के बाद में अंडर। अंडर कौन सीजन होती है यार? ठंडर भी सीजन होती है, और तागा से बिजली गरजती है, वो तो इसमें क्या सीजन वाली बात हुई? समर नंबर 2 पे, ऑटम, देन विंटर। इसमें कोई परिवर्तन करना चाहेंगे ऑर्डर में? ऑटम ऊपर करें, कितने नंबर पे करें? नंबर 2 पे ऑटम करें। तो दूसरा विचार ये है कि साहब पहले स्प्रिंग लो, बाद में ऑटम लीजिए, फिर देन समर, और देन विंटर। चलो वो इससे डिफरेंट ऑर्डर, अलग ऑर्डर कोई है? तो पहला तो ये प्रश्न है, पसंद पता है तो आप लिख देते हैं। हाँ, पहले बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद, ये कौन सी होती है यार? शरद ऋतु, शीत ऋतु। तो बाद में फिर आपने इनसे क्या अलग किया है? ये तो फिर आप इसी में से वो कोई ना कोई सब बोल देते, फिर आपने हिंदी में लिखना है, क्यों कष्ट किया? ये बसंत किसका नाम है हिंदी में? स्प्रिंग का। और ये ग्रीष्म वाला, और ये जो शीत वाला है इसका हो गया। तो इट मीन्स आप शरद इसी से कहना चाहते होंगे। फिर नई बात क्या कहते साहब, हमें पहला ही मानना है, इतना कष्ट क्यों उठाया आप? नया नाम सुनाना था, चाहे थोड़ा हिंदी का प्रभाव बताना था आपको, बता दिए, अच्छी बात है। फिर ये वाली बात इसी के लिए कहना चाह रहे हैं। ओके, ये बताओ पतझड़ ऋतु कब आती है? पतझड़ ऋतु, ओटम। ओटम, अब मैं पूछ रहा हूं महीने वाले हिसाब से, जनवरी फरवरी इस तरह से। ओटम सीजन जो है कब आती है? फरवरी में आती है, अगस्त में आती है। फिर बड़ा अंतर है, कहाँ दूसरा महीना, कहीं 8वां महीना, 6 महीने का अंतर कर दिए हो है जी। मार्च में, हाँ वो तो चलो फरवरी मार्च के आसपास ही बात है, कोई बड़ा अंतर नहीं है। फरवरी मार्च तो ठीक है, पॉसिबिलिटी है। और चलो सितंबर वाला भी इसके आसपास ही है, वो अगस्त सितंबर वाला मान लेते हैं। ठीक है, सितंबर के वाले को अगस्त मान लिए यार, अगस्त सितंबर वाले को आसपास ही कर लिए हैं, और फरवरी मार्च वाले को भी आसपास ही मान लिए हैं। लेकिन कुल मिला के कहे कि लड़ाई तो 6 महीने की तो हो ही गई। हाँ, ओटम पूछे हैं, ओटम ही, अगस्त सितंबर के 2 महीने के बीच में। तो मैं सब सारी बातें इसलिए पूछा हूं कि थोड़ा सा आपको ये पता रहे कि हमें कितना सामान्य ज्ञान नहीं आता। इसमें कोई बहुत बड़े ज्ञान की बातें है ही नहीं, और बहुत छोटी छोटी सामान्य चीजें हैं। इस तरह की बातें जो आप बहुत प्राइमरी लेवल पे पढ़ लेते हैं। खास तौर पे जो सीजन्स के नाम हैं, इनका जो सीक्वेंस है, जिस क्रम में बातें, मैंने पूछा कौन सा सीक्वेंस सही है, तो 2 तरह के सीक्वेंस आप लोगों ने लिखवाए। ये सीक्वेंस गलत है, सीक्वेंस ये वाला सही है। और ये बेसिकली वैसे तो कोई है नहीं साहब, 1 2 3 कोई सही तो ऋतुएं हैं, वैसे तो चक्र है ये, तो सही तो चक्र होता है। तो साइकिल में अगर इसको समझें, और साइकिल को अगर हम शुरुआत कहाँ से माने, स्प्रिंग से शुरुआत मानते हैं। इसका भी कोई खास कारण है क्या कि शुरुआत स्प्रिंग से क्यों मानी जाए? जैसे स्प्रिंग है,
इसके बाद में समर आएगा, समर के बाद में ऑटम आएगा, और ऑटम के बाद में जो है विंटर आएगा, और विंटर के बाद में पुनः स्प्रिंग आ जाएगा। तो कायदे से तो बेसिकली क्या है, ये साइकिल है, चक्र है, क्योंकि ये तो है ना कि साहब विंटर के बाद में खेल खत्म हो गया, फिर दोबारा अगला कोई वापस आएगा नहीं, तो फिर ना पूरा चक्र चलेगा, पूरे आपका स्प्रिंग आ जाएगा, फिर समर आएगा, फिर ऑटम आएगा, फिर विंटर आएगा। तो ये सब साइकिल चलता रहना है। परंतु अगर हमने इसको अगर नंबरिंग करी, हमने शुरुआती बिंदु माना, तो हमने इसको शुरुआत माना कि सब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसका कोई लॉजिक है क्या? इसको एक नंबर देने में कोई खास लॉजिक है क्या? इसको यहाँ से एक दे लेते हैं, एक फिर 2 3 4 ऐसे हो जाते हैं, तो चार तो होनी थी और साइकिल चलना ही था। तो ऐसा क्या कारण है कि हम इसको यहां से नंबर 1 दिए हैं, इसको नंबर 1 2 किसी और को नहीं दिए हैं? एनी लॉजिक? ये साल की 1 फरवरी मार्च से, साल की 1 जनवरी से होती है, जनवरी तो यहां होती है। मैंने पहले डिसाइड कर लो कि सुननी किसकी है मेरे को। उधर से भी कुछ कह रहे हैं, इधर से भी कह रहे हैं, इधर से भी कह रहे हैं, तो ऐसा 4 लोगों की आवाजें आ रही हैं। तो पहले निर्णय कर ले कि मेरे को सुनना किसकी तरफ से है। आपकी सुने पहले, तो पहले आप सुना दो, सुनाओ क्या कारण है कि यहीं से स्टार्ट किए जाएं? यानी पेड़ पौधों का लॉजिक लगाया जाएगा, साल के महीने से नहीं सोचना है। हाँ, आपके अकॉर्डिंग ही आप बता रहे, तो आपके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो ये तो बेसिक सी बात है, जब आप बोलेंगे तो आपके अकॉर्डिंग ही होगा। ये तो नहीं सब आप बोलेंगे यार प्रधानमंत्री अकॉर्डिंग हो जाएगा, वो तो होगा नहीं। चलो एक तो बात सुन ले पहले आप। अकॉर्डिंग टू मी नाम का कोई चीज नहीं होता है। पता तो फिर आप बोले क्यों? भी पता भी यार आप बोल भी देते हो, गजब हो। अकॉर्डिंग टू मी इस प्रकार का कोई भाषा नहीं है। अब हिंदी में अगर कहते हैं मेरे अनुसार, हिंदी में एक वर्ड है मेरे अनुसार, वो ठीक हो सकता होगा, मुझे पता नहीं हिंदी वाले में क्या उचित है अनुचित नहीं है। अगर आप उस विचार को अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी, तो ये अनग्रामेटिकल है, ये इंग्लिश का एक्सप्रेशन नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई बात कहनी है कि मेरे ख्याल से, मेरे विचार से, मेरे हिसाब से, मेरा विचार ऐसा है, तो उसके लिए फिर आप अंग्रेजी में ऐसे बोलिए इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन। या फिर आप इतना ही कह सकते हो आई थिंक, आई बिलीव। आई थिंक यू ने ऐसे आप सब्जेक्ट वर्ब ऐसे यूज करिए, आई थिंक, आई बिलीव। या फिर आप ये पीपी यूज करिए, पीपी मतलब फ्रेज में बोलिए इन माई ओपिनियन। पर ऐसे अकॉर्डिंग टू मी कोई चीज नहीं होती है। हाँ, यानी मी कब नहीं, मैंने बात है अकॉर्डिंग टू के साथ में आप ये फर्स्ट पर्सन यूज नहीं करते, यानी कि मी और अस नहीं कहेंगे। फर्स्ट पर्सन मी और अस दो है, एक सिंगुलर प्लूरल। मी और अस का यूज जो है वो अकॉर्डिंग टू के साथ में ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबिलिटी में नहीं है। बाकी सारे पर्सन आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यू संभव है, अकॉर्डिंग टू हिम, हिज, हर, देम, थर्ड पर्सन में लगाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड में लगाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट में ऐसे बोलना जो है वो नॉन इंग्लिश कहलाता है, इंग्लिश का सही पैटर्न नहीं कहलाता है। तो ये तो चलो बीच में आपने कोई ऐसी हम गलतियां बहुत बार करते हैं, उसको तो आप थोड़ा ध्यान हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, ये तो बात निपट गई। हाँ, अब बताओ कि इन्होंने कहा कि साहब जो स्प्रिंग से स्टार्ट करने का कारण है कि स्प्रिंग में जो है नई नई पत्तियां या कोपले खिलती हैं, इसलिए वो वनस्पति जो है शुरुआत वहीं से करती हुई देखी जाती है। इसका साल के महीनों से कोई ऐसे, आप अगर साल से स्टार्ट करते तो हमारे पहला महीना जनवरी आता है, जनवरी में तो ठंड रहती है, तो यहाँ से होना चाहिए। लेकिन ये महीने के हिसाब से शुरुआत नहीं करी गई है, बल्कि प्रकृति में जो वनस्पति के परिवर्तन वाले आधार से करी गई है। तो ठीक है, एक लॉजिक दिया। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे पीछे से, बताओ। तो हिंदी महीने तो यह है ना कि सब हम तो पूरी दुनिया की बातें पढ़ रहे हैं, हम तो पूरे के पूरे संसार में जो ऋतु है, ऐसा नहीं कि सबको हिंदी वाले महीने से पता। तो हाँ, तो हिंदी वाले महीने में क्या ज्ञान है? चैत्र से स्टार्ट होती है। चैत्र कब आता है? अब अप्रैल से स्टार्ट होती है बसंत। बसंत पंचमी कब? चलो अब जब हिंदी में आया फिर हिंदी की बात कर लो, हिंदी महीने की बात करो। हमारे यहाँ बसंत पंचमी आती है,
यानी बसंत ऋतु वाली बात आती है, पंचमी उसकी कोई तिथि है। बसंत पंचमी लगभग लगभग कौन से महीनों में आती है? अरे अब फागुन समझ में नहीं आता भाई, किसको समझ में ऐसी भाषा बताओ यार। फरवरी के मिड के आसपास आती है। तो फरवरी के मिड के आसपास तुम्हारे बसंत आ रही है, और तुम्हारा वो जो क्या बता रहे हैं चैत्र का महीना कब आता है? तो कहां अप्रैल और कहां फरवरी? तो मार्च को भी है, तो 15 मार्च को तो तुम्हारे चैत्र आता है, और 15 फरवरी के आसपास तुम्हारे बसंत है। तो एक महीने का अंतर कैसे कर दिए फिर आप? इसमें भी थोड़ा लॉजिक लगा के देखो ना। एक तरफ तो आप कहेंगे साहब हमारे तो हम जो है हिंदी महीने के हिसाब से चैत्र से पहला महीना मानेंगे। अगर चैत्र से पहला महीना, और चैत्र को आप बता रही हैं कि साहब 15 मार्च के आसपास प्रारंभ हो जाता है, और बसंत पंचमी वाली बातें आप बता रहे हैं कि कब आ जाती है बसंत वाली, तो 15 फरवरी के आसपास आ जाती है। आपने कहा मिड फरवरी, तो वही 15-16 जो भी कोई तारीख आसपास पड़ता होगा। तो ये तो पूरा पूरा एक महीने का अंतर हो गया। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, एक महीने का अंतर, तो फिर आपने साल को स्टार्ट, मैं तो लॉजिक पूछ रहा हूँ, लॉजिक होती है वो नहीं पूछ रहा हूं, होती वो तो बता ही रहे हैं। चलो भाई मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूं, ठीक है लड़ाई छोड़ो, इस विवाद को बंद करो। चैत्र शुक्ल फागुन जो भी है, इस बात को बंद कर देते हैं, क्योंकि पता कुछ है नहीं, तो फिर मर्जी आए वैसे छोड़े। मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं है, मेरे को जीरो आइडिया, इसलिए उसका कोई बात करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप अपने अपने तरह से बातें करोगे, कोई निष्कर्ष निकलना नहीं है बात का। कोई निष्कर्ष वाली बात पर चर्चा करते हैं आगे, ठीक है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, इस ऑर्डर का ऐसे होने के पीछे बहुत सिंपल लॉजिक है, जैसे मैंने बताया वो लॉजिक बड़ा सामान्य लॉजिक है। अब वो तारीख चाहे वो फरवरी की आए चाहे जो भी आए, वो अपना अपना हिसाब से चीज़ें अलग होती हैं। दूसरा मेन फर्क ये होता है कि ये जो सीजन्स हैं ये पूरी दुनिया में एक जैसे नहीं होती हैं। सबसे पहले दिमाग में इस बात को फिट कर लेना है। सबसे पहली बात समझनी है कि सीजन्स के नाम तो ऐसे ही रहेंगे, इसी सीक्वेंस में आएंगे, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन जिन महीनों में हमारे यहाँ पे जो सीजन की व्यवस्था पाई जाएगी, उसी महीनों में दुनिया के और हिस्सों में ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग हमारा धरती है, आप पढ़े हैं, ग्लोब है, घूमता है, अलग अलग प्रभाव है सूरज का, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव, कई तरह की वो आप भौगोलिक व्यवस्था की बातें हैं, तो उसमें ये बड़ी प्रभावित होती हैं चीजें। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अपने यहाँ जस्ट उल्टा चलता है मौसम। जब अपने जैसे यहाँ पे मई जून में प्रचंड गर्मियाँ पड़ती हैं, तब वहाँ ठंड पड़ती रहती है। पर बड़ा डिफरेंस, आप अलग अलग देशों की अलग अलग चीजें पढ़ सकते हो, देख सकते हो। हमें अभी जो बातें समझनी है वो समझनी है यूरोप की, क्योंकि हमारा जो पोएम है हम देखा वो कहाँ लिखा गया, पोएट ने इटली में वो पोएम कंपोज किए हैं, तो हम वो यूरोप वाला जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बातें समझेंगे। इसलिए सबसे पहले तो मैंने सारी बात पूछने पीछे मेरा मंतव्य रहा है कि आप अपने यहाँ वाला जो मौसम का परिवर्तन है और आपके यहाँ पेड़ पौधों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उस विचार को कल्पना करना बंद कर देना, वरना समझ ही नहीं पाओगे या अपने आप में कंफ्यूज रहोगे। मैं बताऊंगा तो आप तो कर लोगे, लेकिन वो आपके मन में सवाल बने रहेंगे, यार ये क्या चक्कर, हमारे यहाँ तो पत्ते तब गिरते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है। तो सारी बातों का कोई लॉजिक नहीं होगा तुम्हारे यहाँ वालों का, क्योंकि पोएम हमारे यहाँ का नहीं है। बात समझ गए? स्प्रिंग से शुरुआत करने का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ से क्या होती हैं, कॉपले आप जानते हैं फूटती हैं, नई चीजें प्रारंभ होंगी। तो जैसे मानव का जीवन भी प्रारंभ यहीं से, अगर इसको मैं सिंबॉलिकली जोड़ूं, हालांकि उसमें इसका पोएम से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए कि जैसे हमारे मनुष्य का जीवन प्रारंभ कहाँ से होगा, जब आप पैदा होंगे तब से होगा। फिर आप पैदा होने के बाद क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे आप वृद्धावस्था की तरफ जाएंगे, तो वहां से क्या होगा, पतन चालू होगा, और आखिर में क्या होगा, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे हमारे जीवन का चक्र है, जन्म लेना और बाद में युवावस्था की तरफ बढ़ना, फिर एक स्थिति के बाद आपकी बढ़ोतरी रुक जाएगी, फिर धीरे धीरे क्या होगा, कमी आना चालू हो जाएगी, और बाद में लास्ट में उसका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाना है। जिस प्रकार से ये मनुष्य के जीवन चक्र को हम देखें, उसी प्रकार से ये जीवन चक्र हमारे जो है पेड़ पौधों के साथ भी देखा जा सकता है। जैसे पेड़ पौधे की भी ऐसे क्या होंगी, कोपले फूटेंगी, नई पत्तियां खिलेंगी, फिर उसका क्या होगा, पत्ते बड़े होंगे, विकास होगा, फिर वो धीरे धीरे क्या होंगे, कमजोर भी होंगे, वीक भी हो जाएंगे।
जैसे इंसान अपने आप क्या होता है, वीक हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, ऐसे धीरे धीरे, लेकिन वो एक अचानक नहीं आता, स्लो प्रोसेस होती है। उसी प्रकार से धीमे धीमे उसमें भी क्या है, पतन होना है, वीकनेस आनी है, और आखिर में क्या हो जाने, उनका भी नष्ट हो जाना है। फिर वापस नए पत्ते आएंगे, फिर चलेगा। तो ऐसे पत्तों के साथ में बात कर रहे हैं। अब बस फर्क इतना है कि वो पत्ते वापस नए आ जाते हैं। इंसान के साथ में कि पूरी हमारी बॉडी खत्म हो जाती है, ऐसे भी उस पेड़ की भी अपनी एक लाइफ होती होगी, पर अपन पूरे पेड़ की बात नहीं कर रहे हैं। अपन ओनली पेड़ पे जो क्या है, पत्ते हैं, कि उन्हीं के संदर्भ में बात को समझ रहे हैं। तो पत्ते खिले, पत्ते बड़े होंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। अब मैंने किसी पोएम में, मुझे याद नहीं सर, मैंने पिछली पोएम में ही आपसे सवाल पूछा था, शायद अर्न वाली पोएम में ही, कि भाई साहब ऐसा संभव है क्या कि पत्ते जो हैं वो बिना हिले भी गिर जाएं, और हिलने पे गिरते हैं या नहीं गिरते हैं, ऐसी कोई बात चल रही थी अपनी। वो वाली बात उस पोएम में इतनी मजबूती से नहीं थी, इस पोएम में बढ़िया समझ में आने की होगी। अभी वो संदर्भ ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आप बताइए वापस उस बात को समझते हुए कि भाई पत्ते कब गिर सकते हैं। एक तो आपने कहा साहब तेज हवा चले तब गिर सकते हैं। मैंने कहा कि सब तेज हवा चलने से गिरते हैं, तो सारे के सारे पेड़ क्या हो जाने चाहिए थे, हवा बंद होते ही सारे के सारे खाली मिलने चाहिए थे। कैसा होता है क्या, दो चार पत्ते भले गिर जाते होंगे, लेकिन अधिकांश पत्ते जो हैं वो हमारे कितनी जोर की हवा चल ले, लेकिन वो ऐसे पेड़ झूलता है, इधर से उधर होता है, लेकिन वो पत्ते गिरते नहीं है। और ऐसा मौसम भी आता है कि बिना हवा चले ही पत्ते अपने आप ही गिर जाते हैं। ये प्राकृतिक व्यवस्था क्या है, ये नेचुरल सिस्टम क्या कहता है कि जब तुम्हारे पत्ते युवावस्था में हैं, मजबूत हैं, दृढ़ हैं, तो कितनी जोर की हवा चले वो हिलने डुलने वाले नहीं है, झूल जाएंगे इधर से उधर, लेकिन वो अपने आप नीचे नहीं गिरेंगे। उनमें से कौन गिरेंगे, हवा से चलने से कोई कमजोर हो रखा है, कोई वीक हो रखा है, किसी के मान लो कीड़े वीड़े लग जाते हैं, बीमारी रोग लग जाता है, तो भले गिर जाओ। लेकिन एक मौसम ऐसा भी आता है जो कौन सा मौसम कहलाता है, ओटम वाला मौसम कहलाता है। उस मौसम में आप चाहे कोई हवा मत चलाओ, पत्ते अपने आप ही क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। हवा जरा सी ज्यादा चलेगी तो ज्यादा पत्ते झड़ जाएंगे, क्योंकि वो पत्ते क्या हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं। उनकी लाइफ साइकिल क्या होने लगी है, अपने अंत की तरफ जा रही है। और बाद में जब विंटर आएगी, और अब विंटर वाली बात को थोड़ा सा यूँ समझना कि हमारे यहाँ का मौसम नहीं है, अपने यहाँ बर्फबारी नहीं होती। यूरोप की बात समझ आए हैं, जब वहाँ पे यूरोप में बर्फबारी होती है तो ऊपर से बर्फ गिरेगी, और ऐसे पेड़ हैं, और पेड़ों के पहले कौन सीजन आई थी, ऑटम। ऑटम में पत्ते क्या हुए, गिरे। कोई मान लो छोटे मोटे कुछ पत्ते लगे भी रह गए होंगे, अधिकांश तो पत्ते गिर जाते हैं, पर कुछ पत्ते में भी 2 4 5 10 पत्ते हो सकते किसी पेड़ के अटके रहे भी हो गए होंगे। तो ऊपर से क्या चलेगी, बर्फबारी होगी, स्नोफॉल होगा, तो स्नो जब गिरेगी तो पेड़ों से क्या होगी, वो टकरा टकरा के आएगी बर्फ, और बर्फ क्या होगी, सॉलिड भारी होगी। तो उसके वजन से ही क्या होते हैं, वो पत्ते जो 10-15 बचे होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और बाद में आप पाते हैं कि पूरे विंटर के मौसम के दौरान वहां के वृक्ष बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल ही नग्न होते हैं, एक भी पत्ता नहीं मिलता है, ओनली डालियां डालियां दिखती हैं। इतना प्रचंड प्रभाव आप लोग हमारे यहाँ नहीं पाते हैं, इसलिए तो हमें कुछ बातें समझ ना आने में मुश्किल होती है, क्योंकि हम हमारे यहाँ से सोचते हैं, हमारे अनुभव हमारे यहाँ के अनुभव हैं। आपने वहाँ का ज्योग्राफी और वहाँ के जो देखा नहीं होता है, इसलिए आप कल्पना यहाँ से करें, तो कल्पना यहाँ से नहीं करके कल्पना वहाँ से करने की कोशिश करेंगे। कि हमारा जो अपन जिस क्लाइमेट में रहते हैं, अपने क्लाइमेट में प्रचंड जो विंटर है उस प्रकार की नहीं आती है, जैसी विंटर कहाँ आती है, यूरोप के वहाँ आती है। अपने यहाँ स्नोफॉल ही नहीं होता। तो पहला मेरा सवाल था कि स्प्रिंग से चालू होता है, इसका कारण क्या है, जैसे जीवन चक्र चालू होता है उस प्रकार से बात समझिएगा। नॉर्थरॉप फ्राई एक क्रिटिक हुए हैं, नॉर्थरॉप फ्राई कैनेडियन क्रिटिक हैं, कनाडा के हैं। 1950s में एक बुक लिखा था एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, उसमें उन्होंने इसी तरह की बातों का उल्लेख किया जो मैं बताने जा रहा हूँ। उसका इस पोएम से कोई संबंध नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ उन्होंने इस बात जैसे जो सीजन वाली जानकारी है उसमें उसमें कोरिलेट किए हुए हैं कि जो ये हमारे जीवन का यूँ मानिए कि बर्थ का समय है, जन्म का समय है, और ये बाद में तुम्हारा क्या है, युवावस्था वाला समय है। एक बात और, समर नाम आते भी आप लोगों को अच्छे से बात समझ में नहीं आती है। इसका फिर कारण है कि हमारे यहाँ का समर अलग है। अपन यहाँ राजस्थान में रहते हैं या अपना नॉर्थ इंडिया मान लीजिए, तो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में समर का मतलब होता है भयंकर गर्मी,
लू चलती है और आपको लगता है सबसे बकवास टाइम वही है। तो समर हमारे यहाँ तो लगभग लगभग इतनी जबरदस्त चलती है, बहुत उसमें तेज गर्मी लगती है, हवाएं लू चलती है कि हमारे तो पेड़ पौधे उसमें कई बार तो जल जला के नष्ट हो जाते हैं। छोटे मोटे पेड़ पौधे जो कमजोर होते हैं वो तो उसकी लुओं से क्या है, नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो अपने यहाँ समर थोड़ा अलग तरह के प्रभाव के साथ आता है। यूरोप में समर सबसे बढ़िया टाइम माना जाता है। यूरोप में समर का मतलब उनके लिए बहुत बढ़िया वाला समय। जैसे हम लोग यहाँ पे विंटर में धूप सेकते हैं, ऐसे वहां लोग समर में धूप सेकते हैं, क्योंकि बाकी टाइम वहां पे इतना बढ़िया जो है वो सूरज आता ही नहीं है। तो सूरज वहां जनरली क्या होता है, समर में आता है। विंटर में तो अपन तो यहाँ पे विंटर में धूप सेकने जाते हैं, वहां विंटर में तो आदमी धूप छोड़ो, इतना दिन भर मौसम इतना बुरा रहता है, बर्फबारी हुई रहती है, सब समय भयंकर, वहां धूप लगभग आती सी नहीं है। तो वहां तो फिर लोग क्या करते हैं, वो गर्मी करने के लिए अलग तरह जो प्राकृतिक कृत्रिम इंस्ट्रूमेंट को आगे चलाएगा या कोई आगे हीटर वीटर है, ऐसे वो सिस्टम में जाएंगे। नेचुरली उनको वहां पे सनलाइट वाली धूप नहीं मिलेगी, वो कब मिलेगी, समर में मिलेगी। तो समर वहां बड़ा अच्छा सीजन होता है, ब्यूटीफुल सीजन। अगर आप स्टूडेंट लिटरेचर के रहे हैं और बीए के दौरान आपने आई थिंक पोएम पढ़ा होगा, शेक्सपियर का सोनेट पढ़ा होगा, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। तो वहां पे वो अपने फ्रेंड से कह रहा कि मैं क्या तुम्हारी तुलना, हमारी जो ब्यूटी की तुलना किससे करूं, समर के डे से करूं क्या, यानी वो वहां पे ब्यूटीफुल डे है। तो समर का जो डे है वो कैसा डे माना जाता है, ब्यूटीफुल डे माना जाता है। और हमारे यहां समर का मीनिंग होता है बार बाल दिया। तो अपन यहां से सोचेंगे तो आपकी वो बात जजमेंट नहीं कर पाओगे। तो स्प्रिंग जो है उसके अंदर पोपले खिलना चालू हुई, स्प्रिंग विंटर के जस्ट बाद में आती है, इसलिए यहां पे थोड़ी थोड़ी ठंड बनी रहेगी। फिर यहां स्प्रिंग के टाइम खत्म होता जाएगा, विंटर वाला प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा और क्या होगी, समर आएगी। समर में बिल्कुल धूप खिली रहेगी, आसमान साफ होगा और छोटी मोटी बरसात आती है, छींटे आते हैं, तो वो उसको और क्या करते हैं, ज्यादा फसलों को बढ़ाते हैं। समर को समझना हो अगर अपने यहां से, तो अपने यहां पर जब बरसात वाला सा मौसम आता है, जब बाजरा बोया जाता है ना, जो ये जून जुलाई वाला समय है, थोड़ा सा लेट है अपने वहां पे, थोड़ा मई के आसपास आ जाता है। अपने यहाँ जो जुलाई और अगस्त का जो टाइम है, उस जुलाई अगस्त के टाइम में जो खेतों में अगर आपने जो माहौल देखा हो, वो वाला माहौल समर का माहौल होता है मूलतः। क्या माहौल, गर्मी पड़े और ऊपर से पानी मिल जाए, तो क्या होता है, पेड़ पौधे जल्दी ग्रो करेंगे। पेड़ पौधों ग्रो करने के लिए जो सबसे बढ़िया कंडीशन होती हैं क्लाइमेटिक, वो दो ही होती हैं, गर्मी पड़ना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, पानी मिल जाना चाहिए। जैसा बाजरा का मैंने उदाहरण दिया है, तो वो बाजरा बहुत जल्दी अच्छा से ग्रो करेगा। तो यहां तो वो कोपले खिली भर हैं और समर आएगी, समर से क्या होगा, धूप आएगी, और अगर वहां आसपास नमी का क्षेत्र होगा, पानी का क्षेत्र होगा, तो उससे फटाफट ग्रो। इसका कारण क्या पड़ता है, फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश चाहिए, धूप चाहिए ही चाहिए। अगर बादल बादल रहेंगे ना और पानी पानी पड़े और ओनली बादल ढके रहते हैं, तो आप लोग गांव में लोग कहते हैं यार वो बकवास मौसम है, इससे फसलों को नुकसान होता है। क्या चाहिए फसल को, धूप चाहिए और पानी चाहिए। अगर वो कवर्ड हो गया बादलों से तो वो धूप नहीं आएगी, तो उससे नुकसान हो जाता है, उसमें बीमारी पैदा हो जाती है। तो समर जो है वो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए सबसे बेहतरीन टाइम है। इसलिए अंग्रेजी में तो मुहावरे या जो ईडियम इस प्रकार से हैं कि वो अपने लाइफ के समर में है, यानी अपने लाइफ के बिल्कुल प्रचंड दौर में जी रहा है। समर वहां पे किसका मुहावरा है, समर का मीनिंग होता है बेहतरीन वो दौर, जीवन का सबसे अच्छे वाला वक्त, पीक टाइम, और सब बढ़िया ही बढ़िया, ईच एंड एवरीथिंग गुड फाइन। अब ओटम आएगा तो क्या होगा, डाउन जाएगा, चीजें अब खत्म होंगी। ओटम हमारे यहाँ जो आपके दिवाली का मौसम होता है, जब हमारे यहाँ जो आपने बाजरे वाली फसल बोई थी, यहाँ जो बाजरे वाली फसल बो के उसको बड़ा किए हैं, अब वो ना लावणी करी जा रही है, काटी जा रही है, दैट इज द ओटम टाइम। ठीक है, और तो ये ओटम का दौर कौन सा दौर हुआ, ये जो आपका सितंबर अक्टूबर का जो वक्त है, दिवाली का हमारा पास है, वहां सितंबर के आसपास चालू हुई। और वैसे हम देखें तो 12 महीने होते हैं, तो हर सीजन आइडली 3-3 महीने की होनी चाहिए।
आइडल आधार पे आदर्श तरीके से आइडली हर के क्या है 3-3 महीने का हिसाब आना चाहिए। तो अगर हम इसको आप जो है फरवरी के वहां से स्टार्ट करें तो मैं मार्च के आसपास से मान ले 3 महीने मान के चले, तो ये जो हमारा जो टाइम है इसको अगर आप 3-3 महीने में डिवाइड करें तो ये जैसे फरवरी, मार्च और अप्रैल का दौर लिया जा सकता है, और ये मई, जून, जुलाई है, ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर है, ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी है। अगर हम इसको 3-3 महीने के आदर्श विभाजन में कर लें, हालांकि ये थोड़ा बहुत इधर उधर चलता रहता है मौसम में, कोई 15 दिन इस महीने के उस महीने में, उस महीने के इस महीने में आगे पीछे मौसम में एंटर करते रहते हैं, महीनों के हिसाब से एक्यूरेसी नहीं आती है, मौसम का अपना अलग हिसाब होता है। पर हमें थोड़ा टेंटेटिव आसपास की फिगर बातें करें तो जो जो महीने आपके लास्ट की तरफ जैसे जहां पे जैसे आप आएंगे हमारे, अब अपने वाले से जोड़ के देखा जाए तो हमारे यहाँ जैसे जुलाई वुलाई के समय से, और फिर हमारे क्या है कि समर वाला टाइम थोड़ा और एक्सटेंड होता है, इधर अपने यहाँ अलग एक्सटेंड होगा ये, और जैसे हमारे यहाँ ओटम है वो अक्टूबर के जब दिवाली का मौसम आता है उस समय की वाली बात की पीक प्रचंड में पाया जाता है। तो ये एक थोड़ा सा साइकिल आपको पता होना चाहिए। अब मैं इस पर इतना बल क्यों, हमारे को तो पोएम पढ़नी है, पोएम समझने के लिए आपको ये साइकिल आना बहुत जरूरी है। अगर आप ये साइकिल नहीं जानते हैं सीजन्स का तो पोएम के बातों को बढ़िया से ग्रैस्प नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से ग्रैस्प करने के लिए ये साइकिल आपको आना जरूरी है। महीने वहीने वाली बात की खास महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपको आना चाहिए साइकिल, और 1 2 3 इस ऑर्डर में आना चाहिए कि स्प्रिंग हमारा पहला सीजन जहां से जीवन चालू माना जाएगा, बर्थ माना जाएगा, समर उसका पीक समय होगा, युवावस्था का दौर होगा, ये धीरे धीरे वीक होने वाला टाइम, वृद्धावस्था इधर बढ़ने का टाइम है, और ये मृत्यु का टाइम है। ये बर्थ है और ये डेथ है। विंटर इज द डेथ, स्प्रिंग इज द बर्थ, दिस इज द यूथ एंड दिस इज द ओल्ड एज। इसको अगर हम ह्यूमन साइकिल के, ह्यूमन लाइफ के जीवन के साथ जोड़ा के देखा जाए उस दृष्टि से बातें बताई गई है। अब आपके यहां जो पत्ते वत्ते गिरते हैं उस मौसम से कोई कल्पना मत करना। मैंने पूछा था हमारे यहाँ पतझड़ कब आता है, क्या आता है। हमारे यहाँ पतझड़ जो है आप अलग दृष्टि से देखते हो, मैंने कहा कि अपना मौसम का नेचर ही अलग है। हमारे यहाँ स्नोफॉल नहीं होता, इसलिए जनरली आप पाओगे कि अगर थोड़ा सोच के देखना, बसंत पंचमी जब आपके आती है, आपने अभी कहा था सब हमारे फरवरी के लास्ट में से आती है, मार्च के कभी प्रारंभ में आ जाती है, तो जो फरवरी का एंड है या मार्च का प्रारंभ है वो हमारे बसंत पंचमी के उन तिथियों में कहीं आता है। और आपको सब अनुभव है कि उसी समय हमारे क्या होते हैं, पत्ते, हवा चलती है तो गिरते रहते हैं। तो आप कितना विचित्र कहानी है कि एक तो तुम्हारे बसंत का मौसम कहते हैं, एक तो तुम्हारे पतझड़ आ रहा है। कार्य से बसंत का उल्टा क्या होता है, बसंत का विलोम क्या है, ये दोनों आमने सामने उल्टे हैं। ये स्प्रिंग का काउंटर है ओटम और इसका काउंटर है ये दोनों आपस में ऑपोजिट हैं, आमने सामने लिखे हैं, ये ऑपोजिट है। यानी यहां पे वो चीजें उठने लगी हैं और यहां वो गिरने लगी हैं। ये क्या है, युवावस्था का प्रचंड दौर है, तो ये बिल्कुल आपको खत्म करने का दौर है। इसमें चीजें बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, और यहां चीजें क्या होंगी, गिरती जाएंगी, नष्ट होगी, बर्बादी होगी, चीजें और खत्म और विनाशकारी होगी। ये लिटरेचर की भाषा में हम जब पढ़ते हैं पर्सोनिफिकेशन, और ग्रामर में भी समझ सकते हैं उस चीज को आप, तो पर्सोनिफिकेशन किया जाता है। तो पर्सोनिफिकेशन होगा तो मानवीकरण जिसे हम हिंदी में कहेंगे, तो मनुष्य होगा तो 2 रूप होंगे, या तो मेल या फीमेल, आइदर मेल और फीमेल होगा। तो सवाल ये होता है कि अगर हम इन चारों सीजन्स को पर्सोनिफाई करने बैठ जाएं तो कौन से को मेल में, ही में, और कौन से को शी में एड्रेस करेंगे। ये ग्रामर का सवाल मान लो, जेंडर का सवाल मान लो कि अगर हम इनको जेंडर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो मैस्कुलिन जेंडर में किसको रिप्रेजेंट करेंगे और फेमिनिन जेंडर में किसको रिप्रेजेंट करेंगे। स्प्रिंग तो क्या होगी, फेमिनिन होगी, और ऑटम, ये दोनों फेमिनिन, बिल्कुल सही बता रही हैं। ये दोनों जो आमने सामने दिख रहे हैं ये होती हैं फेमिनिन होती हैं। क्या होती हैं, फेमिनिन होती हैं। क्यों होती है फेमिनिन, तो इसे बोलने दिया करो बेचारे को, बीच में डिस्टर्ब कर दिया। आप बोलो, वापस बोलो।
अरे भाई अंग्रेजी बोल रहे हैं, माथा पिटा दिया आपने तो। बसंत ऋतु आएगी, शाबाश, मेरा वापस कर दो आप। कल किसी और को दिया था, ऐसे तुक्के में भी उत्तर मिल जाते हैं। मैं अंग्रेजी पूछा हूं ना, तो आपको चलो ठीक बता दूं, अंग्रेजी का और हिंदी का जेंडर सिस्टम का कोई लेन देन नहीं है। मैं अंग्रेजी में मैंने पूछा ही शी, और तुम बता रहे हो आएगी और जाएगी। आएगा जाएगा नहीं होता है। समझिए, माला और ताला हिंदी है। हिंदी में इसमें से कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है? माला तो स्त्रीलिंग है और ताला पुल्लिंग है। क्यों? कैसे जजमेंट किया? क्या बुद्धि है? कोई लॉजिक है? क्या कह रहे हैं? नहीं तो वो तो इसका मीनिंग है कि वर्ब में जेंडर होता है या नाउन में जेंडर होता है? तो इसमें जेंडर है इसलिए वर्ब ऐसी आ रही है। वो तो माला स्त्रीलिंग है इसलिए आपने आगे है वो स्त्रीलिंग लगानी है। माला टूटी हुई है और ताला टूटा हुआ है, तो वो तो ये ताला पुल्लिंग है इसलिए टूटा हुआ है, या टूटा होने से इसका लिंग हुआ है। टूटा पहले है या माला का पुल्लिंग था? पुल्लिंग वाला विचार माला में पहले आया या वर्ब में पहले आया? तो माला में पहले आया। जेंडर किस में होता है? लिंग किस में होता है? लिंग जो है वो नाम संज्ञा की विशेषता है या विशेषता क्रिया की विशेषता है? संज्ञा की विशेषता है। तो क्रिया तो हमारे को ओनली अनुभव है। आपको मान लो किसी वर्ड का पता ही नहीं लगे तो फिर तुम वर्ब कैसे कैसे निर्णय करोगे? तो कोई सा दवाई नहीं है। सिर्फ आपकी मदर टंग है और आप बचपन से सुन सुन के इसके हैबिचुअल हो रखे हो। बाकी हिंदी में जीरो लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है हिंदी में। जो जीव जंतु हैं प्राकृतिक तौर पे प्रकृति ने किसी को पुल्लिंग बनाया स्त्रीलिंग बनाया, वहां तो फिर भी समझ में आता है। जैसे हमने कहा भाई गाय है बैल है, गाय घास खा रही है और बैल घास खा रहा है। यहां तो समझ में आता है बैल है वो प्रकृति ने क्या बनाया है? मेल बनाया है, और गाय प्रकृति ने क्या बनाई है? फीमेल बनाई है। जैसे हमारे लड़का लड़की मान लो, तो जो मनुष्य या जो भी जीव जंतु बायोलॉजी के आधार पे मेल फीमेल हैं वहां तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये तो निर्जीव चीजें हैं। इन निर्जीव वस्तुओं में कैसे निश्चय किया जाता है कि कौन मैस्कुलिन है और कौन सा फेमिनिन है? तो हिंदी में इसका कोई लॉजिकल व लॉजिक है ही नहीं, जीरो लॉजिक है। अंग्रेजी में थोड़ा ज्यादा लॉजिकल है। अंग्रेजी में इतना है कि जो प्रकृति की दृष्टि से मेल मैस्कुलिन है वो तो मेल हो जाएंगे, मेल है वो से मैस्कुलिन हो जाएंगे, और फीमेल है वो क्या हो जाएंगी? फेमिनिन हो जाएंगी। और जो निर्जीव हैं जैसे ये माला का अंग्रेजी में क्या नाम है? गार्लैंड। और ताला का अंग्रेजी में क्या नाम है? लॉक। तो लॉक के लिए अंग्रेजी में ना तो ही आएगा और ना सी आएगा, वहां सीधा सा वर्ड है इट आएगा। ऐसे गार्लैंड के लिए ना ही आएगा ना सी आएगा, सीधा सा वर्ड क्या है? इट आ जाएगा, लफड़ाई खत्म है। और हिंदी में हमारे पास क्या है कि जेंडर होते ही दो हैं। हिंदी की हमारे पास समस्या ये है कि हमारे पास हिंदी में क्या है? दो ही जेंडर हैं, और एक तो है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सब चीजों को दो में ही समझा जाता है। और अंग्रेजी में जेंडर चार होते हैं, एक तो मैस्कुलिन है और एक फेमिनिन है, एक होता है कॉमन जेंडर और एक होता है न्यूट्रल जेंडर। ये न्यूट्रल के नाम है। न्यूट्रल जेंडर जिसे हिंदी में कहते हैं नपुंसकलिंग। तो मैंने अनुवाद बता रखा नपुंसकलिंग, परंतु हिंदी में होता नहीं है। नपुंसकलिंग संस्कृत में होता है। संस्कृत में जेंडर होता है नपुंसकलिंग नाम का, तो वहां जेंडर की अलग व्यवस्था है। संस्कृत के जेंडर की व्यवस्था अलग ही है, और हिंदी की अलग है, अंग्रेजी का अलग है। अंग्रेजी में चार जेंडर हैं, तो 5 भी बताते हैं, वो मैं कभी ग्रामर पढ़ा 5 पेज पढ़ाता हूं कभी कभी।
पर मोटे तौर पे प्राइमरी कक्षाओं की जो पढ़ाई आप पढ़ा के आते हैं वहां तक आपके 4 जेंडर की बातें पढ़ी जाती हैं। हिंदी में 2 ही जेंडर हैं। तो हिंदी की संकट ये है कि हमारे पास तो आप जो है इसको ऐसे, इसको भी क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहेंगे। अंग्रेजी वाले में गार्लैंड कैसा है, न्यूट्रल जेंडर है, और न्यूट्रल जेंडर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इट का प्रयोग किया जाता है। अब मेरा मूल प्रश्न क्या था वो समझिए। जो न्यूट्रल जेंडर की चीजें होती हैं, न्यूट्रल वो होता है जो कि प्रकृति ने इसको न तो मेल बनाया है और ना इसको क्या बनाया है, फीमेल बनाया, दोनों में नहीं आता। जैसे ये माला, ताला, गार्लैंड, लोक ना मेल है ना फीमेल है, दैट इज न्यूट्रल। ये पेन है ना मेल है ना फीमेल है, इट इज न्यूट्रल। ये शर्ट है जो ना मेल है ना फीमेल है, इट इज न्यूट्रल। ऐसे ही बताओ ये मेल है कि फीमेल है, ऋतु के नाम। स्प्रिंग का मेल का क्या है, फीमेल। मौसम है, मौसम है, खत्म। मौसम अच्छा हो सकता है, मौसम बुरा हो सकता है, वो अलग बात है। तो इसमें कोई भी जेंडर वाली कहानी नहीं है। हम ऐसे नहीं बोलते हैं ही शीन के लिए, हम इट ही बोलेंगे। लेकिन अगर हमें पर्सोनिफाई करना पड़ जाए, लिटरेचर की भाषा में क्या करना पड़े, अगर आपको उसको मानव का रूप देना पड़े, तब फिर लॉजिक लगाना पड़ता है कि सब मानव का रूप देने लगे आप तो बाद में आप उसको ही और शी में दिखाओगे। तब अंग्रेजी में लॉजिक बड़ा आसान है कि जो प्रचंड हैं, जो एग्रेसिव हैं, जो विनाशकारी हैं, जो शक्तिशाली हैं, अपने विचार से, भाव से, गुण से, ऐसी निर्जीव तत्वों को तो क्या कहा जाएगा, मैस्कुलिन बोला जाएगा। और जो इसके सभी से विरोधी गुण वाले हैं, जो सॉफ्ट है, कूल है, काम है, या निर्माणकारी है, विनाशकारी नहीं बल्कि सृजन व्यवस्था जिसमें देखी जाएगी, तो उसको क्या कहा जाएगा बाद में, फेमिनिन कहा जाएगा। पर मूल भाव है वो पावर और पावर के नहीं होने का है। प्रचंडता होने का नाम है मैस्कुलिनिटी और प्रचंडता नहीं होने का नाम है फेमिनिटी। इन केस ऑफ पर्सोनिफिकेशन रिगार्डिंग द न्यूट्रल जेंडर नाउन्स, न्यूट्रल जेंडर के नाउन्स जो कि अगर पर्सोनिफाई किए जाएंगे, तो अगर उनमें पावर का दृष्टिकोण देखा जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा, मैस्कुलिन। और अगर उसे सॉफ्ट वाले दृष्टि से बताया जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा, फेमिनिन। किताब खोलिए एक बार आप लोग और चैप्टर निकालिए जेंडर का, बुक नंबर 1 में जेंडर का चैप्टर निकालिए। चैप्टर नंबर 6 है जेंडर। आज मिला जेंडर का चैप्टर। जहां चैप्टर चालू हुआ है उसके आप जो है राइट हेड वाले पेज पे आएंगे और सबसे नीचे ही नीचे की तरफ जो है टेबल चालू हुई हैं, टेबल्स चालू हुई हैं। इसके जस्ट ऊपर की तरफ जो बिंदु दे रखा है, टेबल के ऊपर की साइड में कितने बिंदु नंबर है, पॉइंट का क्या नंबर है, टेबल के ऊपर 28। तो 29 और 28 के कहीं सी बिंदु पे पढ़ना, कहीं पे लिखा होगा ऐसे आपके पीस और ऐसा नाम कुछ होंगे, समर, ऑटम, जस्टिस वगैरह कुछ दे रखे हैं। कितना नंबर पॉइंट है, 28। इसकी ये लाइन वाइन पढ़िए आप, क्या है ये, अब अपने आप पढ़ो, जो भी बात क्या समझ में आएगी। मैं जो बता रहा हूं इससे वाली बात मिल जाएगी आपको। इसमें यह बातें लिखी है कि जो चीजें न्यूट्रल जेंडर में हैं, जो मेल फीमेल किसी कैटेगरी में नहीं होते हैं, अगर उन्हें क्या किया जाए, पर्सोनिफाई किया जाए, तो पर्सोनिफाई मानवीय रूप देते ही फिर समस्या ये पैदा होती है, सब मानव बना तो दिए, पर मानव बनाने पे तो फिर 2 बातें करनी पड़ेगी, या तो मेल होगा या फीमेल होगा।
तो उसका निर्णय कैसे करा जाए? तो उसके लिए बता रखा है कि जो चीजें में पावर की तरह की चीजें हैं, जिनमें की डिस्ट्रक्टिव पावर है, जिनमें एग्रेशन होगा, ऐसी जो चीजें होंगी वो तो कैसी बताई जाएंगी? मैस्कुलिन। और इसके जो काउंटर विचार इसमें है वो कैसी बताई जाएंगी? फेमिनिन। अब आप इसमें देखोगे कि ये चारों ऋतुओं वाले उदाहरण तुम्हारे सामने लिखे मिल जाएंगे। इसमें आप पाओगे जो स्प्रिंग है और ओटम है, अगर ये दोनों पर्सोनिफाई हुई हैं तो ये दोनों पर्सोनिफाई कैसे की जाती हैं? ये की जाती हैं फेमिनिन, क्योंकि इनके काउंटर में दोनों क्या होती हैं? ये सॉफ्ट हैं। जबकि समर है वो ऐसे विनाशकारी तो नहीं है, लेकिन कहीं पर अपने जैसे विनाशकारी भी है। जैसे अपने यहां गर्मियां बहुत तेज पड़ती हैं, यूरोप के अंदर वो अलग प्रभाव है, और लेकिन विंटर भी प्रदेश, तो विंटर के पास क्या है? विंटर भी पावरफुल है। विंटर ठंड के मौसम में नहीं, यहां जो है क्लाइमेट ठंड बड़ी ऊंची है और यहां पे क्या है? गर्मी बहुत ज्यादा है। तो यहां पे जो गर्मी कम, यहां भी गर्मी कम, या ठंड कम ठंड कम। जैसे आप जो दिवाली, ये तो हमारा ऐसे मान लो ये तो हमारा होली के आसपास का मौसम है, और ये हमारा कौन सा है? दिवाली के आसपास का मौसम है। होली और दिवाली के आसपास के मौसम में न ठंड बहुत ज्यादा है न गर्मी बहुत ज्यादा है, यानी दोनों ही चीजें, दो विपरीत चीजें, एक ठंड वाला और एक गर्मी वाला, दोनों ही अपने क्या है? मॉडरेट लेवल में है, प्रचंड लेवल पे नहीं है। और यहां जो है हीट अपने प्रचंडता पे है, और यहां पे क्या होती है? ठंड अपने प्रचंड लेवल पे है। तो दोनों ही का जो प्रचंड मौसम है वो क्या है? अपने आप में पीक को दिखा रहा है, उच्च बिंदु को दिखा रहा है। अतः ये दोनों कैसे पर्सोनिफाई किए जाते हैं? बोलो। मैस्कुलिन पर्सोनिफाई किए जाते हैं। ठीक है, तो सामान्य से इतनी कुछ बातें आपको बतानी थी, वो कुछ बातें बेसिक बता दिए गए। तो सीजन्स का जो साइकिल है ये पता होना चाहिए था। अब पूछो पूछो, क्या कर रहे हैं? ऑटम में विनाश नहीं हो रहा है। हाँ, तो विनाश नहीं हो रहा है वो। ये मैंने पहले कहा था कि आप, मुझे पहले पता था कोई ना कोई ऐसा सवाल पूछेगा, इसलिए मैंने पहले उस बात का आपको कुछ बात की लॉजिक चेंज कर दिया था। आई न्यू वेरी वेल, पर आप उस बात को ध्यान नहीं दिए, मैंने लॉजिक कब चेंज कर दिया, अब ध्यान पे गए ही नहीं। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि भाई साहब, मैंने अभी आपको इसके फेमिनिन होने के लिए और इसके मैस्कुलिन होने के लिए क्या दृष्टिकोण दिया, आपने वो बात को सुना ही नहीं। मैंने यहां कहा कि ये होली के आसपास का मौसम है, ये दिवाली के आसपास का मौसम है, और यहां दोनों में ही ठंड भी क्या होती है? कम, और गर्मी भी क्या होती है? कम। तो मैंने यहां जो आपको प्रचंडता बताई है, वो प्रचंडता कौन सी बताई है? तापमान की बताई है। क्या बताई है? तापमान, टेम्परेचर बताया है। यहां पे गर्मी अपने क्या है? पीक तापमान पे है। यहां ठंड भी अपने कहां है? पीक तापमान पे है। तो दोनों के पास क्या है? हाईएस्ट लेवल है। और यहां दोनों के टेम्परेचर में क्या है? हाईएस्ट लेवल। यहां पे टेम्परेचर दोनों में ही कैसे हैं? मॉडरेट हैं। मॉडरेट होने से सॉफ्ट हो गया, तो तापमान का प्रभाव सॉफ्ट है। अब आप उसको क्या कर रहे हैं? पत्तों से जोड़ रहे हैं। आपको जोड़ना है अपने से। मौसम आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? पत्ते गए भाड़ में, वो पत्ते पर अपना रोएंगे। पत्ते नहीं करने आ रहे पर्सोनिफिकेशन, पर कौन करता है? भाषा प्रयोग इंसान करेगा। इंसान की दृष्टिकोण होगी कि उसको सॉफ्ट लगेगा नहीं लगेगा। दृष्टिकोण किसका होगा? इंसान का होगा। तो मनुष्य की दृष्टि से आपको दोनों ही मौसम क्या लगेंगे? सुहाने वाले लगेंगे। जो ही ये मौसम आएगा बोले यार अब ठीक है, ना बोली गर्मी, नहीं बोलो सर्दी, दाओ को नहीं, अब भी ठीक है। तो ये दोनों मौसम में न आपको अत्यधिक गर्मी फील होगी न अत्यधिक ठंड फील होगी, इसलिए दोनों आपको अच्छे फील करवाएंगे। शरीर को सुहाने वाली बात की जा रही है। इसलिए पेड़ पौधों के पत्तों को मत सोचना है। पेड़ पौधों के पत्तों वाली बात तो हमारी पोएम के संदर्भ में आएगी। तो कई चीजें अलग अलग संदर्भ में बताई जा रही हैं। अभी जो संदर्भ है वो सारा दृष्टिकोण किसका है? मनुष्य का दृष्टिकोण है। जैसे इसमें आप और उदाहरण देखो, किताब में जो मैस्कुलिन और फेमिनिन वाले उदाहरण हो गए, जैसे जैसे एक उदाहरण और बताता हूं, जैसे सन और मून को समझ लो। आप तो सन और मून को समझ लो। अभी हिंदी से सोचोगे ना तो अलग ही लॉजिक है। जैसे अभी वो हिंदी लगा रही थी, क्या कही थी आपने? क्या हिंदी लगाया था वो? मैं भूल गया आप वाली बात। तो बसंत आएगी और समर जाएगा, पता नहीं क्या क्या बताए थे। तो वो जाएगा जाएगा वाली लॉजिक नहीं है, वो हिंदी में होगा। अब देखो हमारे यहां तो चंदा मामा है। चंदा जी क्या है? मामा। धरती के तुम्हारे क्या है? मम्मी है। अगर धरती मम्मी है तो उसका भाई लगता होगा वो। और हमारा चंदा मामा ऐसा मामा है कि साथ ब्याह हुआ नहीं, मामी आई नहीं इसके। अगर मामा तो मामी कहां है?
खुद ही बन गया। क्या बन गया? खुद ही। तो मामा कुंवार रह गया, बिना मामी का मामा। हिमायन नहीं, और कुछ ही। तो तुम बताओ, आप बोल रहे फिमाइन, क्या होता फिमाइन? फेमिन नहीं, फेमिनाइन। चलो वो ठीक, उच्चारण बाद में सिखा देंगे अभी। हाँ, बात थी मून और सन की। सन जो है इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन जब किया जाएगा तो किया जाएगा मैस्कुलिन। सन को कैसे किया जाएगा पर्सोनिफाई? मैस्कुलिन, क्योंकि सूरज जो है उसके पास तापमान ज्यादा मिलेगा, गर्मी होगी, ठीक है। और मून, मून के पास क्या होगा? सॉफ्टनेस होगी। तो मून है वो, उसकी जो किरणें होंगी या उसकी जो भी आपकी रोशनी आएगी वो सॉफ्ट फील करवाएगी आपको, वो सुहाने वाली होगी। और जो सूरज है वो उसकी तुलना में क्या होगा? प्रचंडता लिया होगा। अब वो तो बोले साहब हमारे तो सर्दियों में बड़ा अच्छा लगता है सूरज, तो ये रिलेटिविटी की बात नहीं हो रही है। सर्दी में अच्छा लगता है, गर्मी में बेकार लगता है। वी आर नॉट कंपेयरिंग इन, हम बात करें जनरल मौसम में। तो जनरली आपका जो सूर्य है वो क्या होगा? वो मैस्कुलिनिटी के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि उसके पास एब्सोल्यूट नेचर में देखना है, पूर्णता में देखना है। और पूर्णता में उसके पास क्या होगी? मून की तुलना में क्या मिलेगी? हीट ज्यादा मिलेगी, जो कि क्या होगा? प्रसन्नता का सिंबल देखा जाएगा। अतः वेस्टर्न कल्चर में जो आपका मून है वो हमेशा गॉडेस होता है। अगर देवी देवता में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे मून है वो गॉडेस है, गॉडेस मून है। और जो सन है वो गॉड है। और सन गॉड का नाम आप पहले पढ़े भी चुके हैं, अपोलो। ग्रीक माइथोलॉजी में जो सन गॉड है वो सन गॉड है, सन गॉडेस नहीं है। तो सन गॉड का वहां पे नाम रखा है अपोलो। और ऐसे ही जो मून गॉडेस है, मून क्या है? गॉडेस के रूप में होता है। तो ये दोनों जो सीजन हैं ये अपने अपने टेम्परेचर दोनों के सुहाने वाले नहीं होंगे जब ज्यादा हो जाएंगे। अतः ये कैसे पर्सोनिफाई किए जाएंगे? मैस्कुलिन। और ये दोनों के दोनों टेम्परेचर सुहाने वाले रहेंगे, इस हिसाब से कैसे पर्सोनिफाई किए जाएंगे? फेमिनिन। कुछ चीजों को, जैसे फायर है, फायर अग्नि। अब हमारे यहां तो अग्नि का अगर आप वैसे हिंदी में वैसे वाक्य बनाएंगे तो आप कहेंगे आग जलाती है, अग्नि जल रही है। तो आप अग्नि को या आग को क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग बताएंगे। परंतु अगर पर्सोनिफाई किया जाएगा तो पर्सोनिफाई करने पर अंग्रेजी में जो फायर है वो क्या होगी? ही में बोली जाएगी, यानी मैस्कुलिन दिखाई जाएगी, क्योंकि उसके पास क्या है? तापमान ज्यादा है, विनाशकारी भी हो सकती है। जैसा हम दूसरे रोटी सेक लेते हैं, विनाश तो करती नहीं, हमारा पेट भर देती है। उससे हम बर्तन बना, जो बर्तन बनाने वाला है वो मिट्टी को सेक के अच्छा बर्तन बना देता है, कितना सृजन हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग बकवास नहीं करनी है। इन जनरल क्या होता है? इन जनरल दृष्टिकोण देखा जाएगा। तो वो तो फिर आप वो जो है किसी समय उससे फायदा लेने बैठ गए हो, किसी समय उसे नुकसान करने बैठ जाते हो। अग्नि को थोड़ी पता है कि साहब तुम उसे, मैं बर्तन बनाने के लिए बैठी हुई हूं, मैं तुम्हारा घर जलाने के लिए बैठी हुई हूं। उसकी सामान्य प्रवृत्ति क्या है? तो सामान्य प्रवृत्ति उसके पास प्रचंडता है। अग्नि का जनरल टेंडेंसी क्या है? प्रचंडकारी है, विनाशकारी गुण उसमें निहित है। वो तो आपने उसका फायदा ले लिया, रोटी आपने इतनी सेकी जितनी तुम्हारे काम की थी, छोड़ दो पूरी जल जाएगी। वो तो आपने बीच में निकाल ली ना, तो आपने इंटरफेरेंस किया इंसान ने बीच में। अगर ये नहीं सोचा था कि सब रोटी सेक के देनी है, इसको मेरे को मटका बना के देना है, वो तो आपने उतना ही सेका जितना आपको क्या था, मटका वो आकार बन जाए, छोड़ दो पूरा काला पीला नष्ट हो जाएगा उसमें। तो हमारे को उसका जनरल गुण देखना होता है, कंपैरिजन वाली बातें नहीं देखी जानी होती। ऐसे ही मान लो अरे वॉर, युद्ध। अब युद्ध में तो वैसे कोई तापमान तो होगा नहीं,
तो युद्ध के लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे, युद्ध के पास क्या है, विनाश है। तो अगर वॉर को कहीं पर्सोनिफाई करोगे तो उसको क्या दिखाओगे, ही में बताओगे। पीस को अगर कहीं पर्सोनिफाई करोगे तो उसे क्या बताओगे, शी में बताओगे। तो इस प्रकार से चीजों को आप पर्सोनिफिकेशन में देखते हैं। बताओ जस्टिस किताब में लिखा भी होगा, कैसा है, क्योंकि जस्टिस में क्या होगा, न्याय, जैसे हिंदी में कहोगे तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी वाला भाव, थोड़ा सा माइल्ड नेचर वाली बात उसमें देखी जाएगी। जो जस्टिस को कैसा बताया जाता है, फेमिनिन रिप्रेजेंटेशन में किया जाता है। बाकी तुम्हारे पास जो भी लिखे होंगे समझ में आपको आ गए होंगे, जो कि 4-5 एग्जाम्पल किताब में दे रखे होंगे। हाँ जी, अब आप बताओ वेस्ट विंड। विंड जो है इसको अगर पर्सोनिफाई करोगे तो कैसे पर्सोनिफाई करोगे? केवल विंड की बात कर रहे हैं, वेस्ट तो बाद में लगा हुआ एडजेक्टिव है, केवल विंड की बात करें। विंड को मैस्कुलिनिटी में दिखाया जाएगा या फेमिनिटी में दिखाया जाएगा? नहीं, नाम से तो कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि आप हिंदी सोच रहे हैं, फिर हिंदी हटा के सोचो। आओ ना, नाम से लग रहा है, नाम से तो कुछ लगने का लॉजिक ही नहीं है। अंग्रेजी में नाम से कुछ लगता ही नहीं है, इसलिए आपको मैं पहले कह चुका था कि हिंदी से सोचना बंद कर दो। मैं तो हिंदी से लग रहा है, हवा चल रही है, तो मैंने पहले आपका मुंडा बड़ा था ना कि हिंदी का तो खोपड़ी में लाना ही नहीं विचार। ये सारा विचार कहां से करना है, इस दृष्टि से करना है जो बताई जा रही है। सॉफ्ट है कि हार्श है, नुकसान करने वाला है कि बचाने वाला है, इस तरह से बातें हैं। विंड मैस्कुलिन, स्ट्रेंथ है, पावर है। हवा में स्ट्रेंथ पावर होगी तो होगी, सही है। विंड में हमेशा स्ट्रेंथ होगी, पावर होगी। अतः एक होता ब्रीज, BREEZ, ब्रीज, वो सुहाने वाली होती है, वो अच्छी फील देती है। एयर का तो कोई लॉजिक है, जनरली एयर को पर्सोनिफाई करने का आपको वास्ता कम पड़ता है। अच्छा, और बताऊं एक बात और, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अलग अलग संदर्भों में अलग अलग पर्सोनिफाई भी होती हैं। जैसे एक वर्ड है सी, समुद्र। सी को अगर आप पोइट्री में पाओगे तो कई लोगों ने तो सी को रिप्रेजेंट किया है फेमिनिन, और कई ने इसे क्या रिप्रेजेंट किया है, मैस्कुलिन। सी को, समुद्र को दोनों तरह से ही दिखाया जाता है लिटरेचर में। वो लिटरेचर जो लिखने वाला जो कवि या जो भी बंदा है अपने पोएम में, उसको वो किस अंदाज में दिखा रहा है उस पर निर्भर करता है। और जैसे वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। उसमें उसने जो सी है उसको दिखाया है एज ए फीमेल कि जो, और उसने उसको बॉडी आकार में यो कहा कि जैसे फीमेल के जो ब्रेस्ट होते हैं, ऐसे सी जो है वो अपने ब्रेस्ट को ऐसे ओपन करके बैठा हुआ है। क्योंकि उस समय जो समुद्र है वो उस पोएम में बिल्कुल शांत दिखाया हुआ है, स्थिर समुद्र है, कोई लहरें गतिविधि नहीं कर रही है, बिल्कुल शांत स्थिति में। लेकिन बायरन की आप पोएम पढ़ते हो तो बायरन की पोएम में सी जो है वो पूरा ही और हिज की भाषा में लिखा हुआ है, क्योंकि वहां समुद्र बिल्कुल ऐसे तेज, उसमें ज्वार भाटे आ रहे, तेज तेज लहरें जा रही हैं, लहरें ऊंचाई ले रही हैं, किनारे पे जो भी चीजें तहस नहस की जा रही हैं। तो समुद्र जब अपने विकराल रूप में है तो क्या हो रहा है, वो मैस्कुलिन में दिखाया जा रहा है। और उस वर्ड्सवर्थ वाली पोएम में सी को बिल्कुल शांत अवस्था में दिखाया गया है, तो उसे दिखाया गया फेमिनिन में दिखाया गया। तो वो सारा संदर्भ पे निर्भर करता है। ये मूल ज्ञान जो है तुम्हारे पास स्ट्रेंथ पावर वाला है, वो मूल दृष्टि वो है, और वो उस संदर्भ में जैसी लागू होती वैसी बातें कर दी जाएंगी। जैसे किसी ने पूछा एयर वाली बात कही या और कही, तो वो संदर्भ पे निर्भर भी कर सकता है। अगर तुम्हारे किसी सिचुएशन में एयर को ऐसे बिल्कुल काम दिखाया हुआ है तो उसे आप क्या बताएंगे, फेमिनिन। अगर वो ऐसे विकराल रूप में हो तो उसे आप क्या बता सकते हैं, मैस्कुलिन बता सकते हैं। यही बात आप विंड पे देख सकते हो। अब हमारी इस पोएम में आप पढ़ोगे कि जो वेस्ट विंड आएगी, इसमें वेस्ट ओ लगा दिया नाम पे, तो वेस्ट विंड हमारे पोएम में विकराल दिखाई जाएगी, प्रचंडता दिखाई जाएगी, शक्तिशाली दिखाई जाएगी, स्ट्रेंथ पावर वाली दिखाई जाएगी।
तो अपनी पूरी पोएम में वेस्ट विंड को जहां जहां भी कहीं यूज किया जाएगा जेंडर वाली भाषा में पर्सन, तो उसको हमेशा ही और हिज और हिम में ही बताया जाएगा। जहां भी मिलेगी वो ऐसी मिलेगी आपको। अगली बात, तो एक तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए थी। दूसरी जानकारी, हाँ, जो इससे जुड़ी हुई है, जो मेरा मूल सवाल मेरा यहां से स्टार्ट हुआ था, फिर अपने सीजन में एंटर कर गए थे। ये जो हमारा नाम है वेस्ट विंड, वेस्ट साइड से जो हवा चलती है, तो मैंने पूछा था कि ये कोई हवा 12 महीने चलती है या किसी खास दौर में चलती है। तो बात सुनना जी, यूरोप के वहां से बातें बताई जा रही हैं। यूं तो हवाएं चलती रहती हैं, 12 महीने हवा चलती हैं, और 4 दिशाएं हैं, तो किस दिशा से हवा तो आएगी आएगी, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से, कभी पूर्व से पश्चिम से आ जाती है। लेकिन हम जिस वेस्ट विंड को संदर्भ में पोएम में बातें करेंगे, ये वेस्ट विंड 2 महीने में चलती है। एक चलती है स्प्रिंग टाइम में और एक चलती है ऑटम टाइम में। दोनों जो आमने सामने आपको दिख रही हैं, इनमें ऑटम में भी क्या चलती है, वेस्ट विंड, और स्प्रिंग में भी क्या चलती है, वेस्ट विंड। और खास तौर पे दोनों महीने जो शुरू होते हैं तब चलती है विशेष तौर पे। यानी एक तरह से यूरोप में स्प्रिंग का आगमन कब हुआ है या ओटम का आगमन कब हुआ है, इसका निश्चय इस हवा के चलने से होता है। वो तो महीने तो अपने हिसाब से आते जाते रहेंगे तारीखों वाले। वहां के जो कॉमन पीपल हैं वो कैसे निश्चय करते थे कि यार अब ओटम चालू हो गई आज, या अभी स्प्रिंग चालू हो गई है, इसका अनुभव कैसे करते थे, इस हवा से करते थे। इन महीनों में जो भी हमारे सितंबर अगस्त जो भी महीने होंगे समर के बाद में, जिस दिन वेस्ट की साइड से हवा चलना बहना चालू हो जाती थी, तो कहते हाँ यार अब तो ओटम आने वाली है। ओटम क्या हो गई, शुरू हो गई। और फिर ओटम के दौरान यह हवा नियमित तौर पे बहती रहती है। फिर ऐसे ही विंटर खत्म होने को होती और एक दिन अचानक से क्या होता, फिर वैसे ही वेस्ट से हवा बहने लग जाती, तो फिर क्या कहते हैं, अब स्प्रिंग आने वाली है। तो वेस्ट विंड 2 सीजन्स की क्या है, आगमन की सूचक थी। किन 2 सीजन के आगमन की सूचक रही है, स्प्रिंग के आगमन की सूचक भी रही है और ओटम के आगमन की सूचक भी रही है। यानी समर के खत्म होने के बाद भी वेस्ट विंड चलती है तब ओटम का आगमन सूचक होगा, और विंटर के खत्म होने के बाद भी क्या चलती है, वेस्ट विंड चलती है, तो स्प्रिंग के आगमन का सूचक होगा। इट मींस वेस्ट विंड का आगमन 2 चीजों का सूचक हो गया। अगर ओटम के आगमन का सूचक है, इसका मतलब पत्ते गिरने चालू हो जाएंगे, और जब ये विंटर के बाद का आगमन का होगा, इसका मतलब क्या है, पत्ते आने चालू हो जाएंगे। तो वेस्ट विंड दोनों ही तरह की आगमन की बातें बताएगी, ऋतुओं के हिसाब से बताएगी। अब वेस्ट साइड कौन सी साइड होती है, पश्चिम दिशा तो आप सब समझते ही हैं। थोड़ा सा वर्ल्ड के मैप को दिमाग में रख के सोचना है। दुनिया का जो मैप है उसको दिमाग में रख के बातें करेंगे, तो आप थोड़ा से ध्यान करें। ये जैसे दुनिया का हमारा नक्शा ऐसे आप देखे हैं सब लोग, हम यहां से कहीं विराजमान हैं। अपन हम थोड़ा सेंटर पॉइंट समझ के बात कर लें कि हमें अपनी लोकेशन पता है इंडिया की। ये हमारा मोटा मोटा जैसे यहाँ पे अफ्रीका है, इधर जो है वो साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये हमारा इधर ऊपर क्या है, पूरा यूरोप है। इधर ये एशिया फैला पड़ा है, ये अफ्रीका, ये यूरोप, तो ये नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका, और ये हम लोग विराजमान इंडिया में। इटली कहां पड़ता है, ब्रिटेन कहां पड़ता है, यूरोप पे तो है ही है। अभी यूरोप भी तो है, इधर रशिया तक यूरोप है, तो यूरोप में भी इधर भी समुद्र। अच्छा ये बताओ यहां पे समुद्र कौन सा है,
इधर पानी पड़ा है, ये पानी के नाम बताओ। बताओ जी। ये महासागर, ये दो अलग अलग है या ये पूरा एक ही है? ये पूरा महासागर कंप्लीट एक ही है या ये अलग है, ये अलग है? एक ही है। क्या नाम है? एटलांटिक ओशन। क्या नाम है इसका? एटलांटिक ओशन है ये। हिंदी में भी एटलांटिक ही कहते हैं, कि महासागर बोल देते हैं, ये पूरा ही। और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बाद इधर क्या है? ये पैसिफिक प्रशांत महासागर है। और ये इंडिया के इधर वाला कौन सा है? ये वाला, ये अरब सागर है। और नीचे वाला कौन सा है? इंडियन ओशन, हिंद महासागर है। ये वाली खाड़ी जानते हैं आप लोग। फिर इधर आप जापान वापान की तरफ बढ़ेंगे तो बाद में इधर भी महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर दो बार कैसे है? धरती तो ऐसे गोली तो है, वो तो हमने इसको ऐसे फैला के बात कर रहे हैं। हम इसे ऐसे 2D में लेके आए, धरती तो बिल्कुल राउंड मोड में है। इधर यानी ये पूरा ऐसे राउंड है, तो पूरा का पूरा ऐसे चारों तरफ क्या है? प्रशांत ही प्रशांत है। तो इधर भी प्रशांत, इधर भी वैसे फ्लेट में दो बार दिखाई पड़ेगा आपको। चलो, ये जो हमारा यूरोप का ऐसे जो किनारा यहां खत्म हो रहा है, धरती खत्म हो रही है, फिर पानी आ गया, तो यहां पे इंग्लैंड है। यहां पे क्या है? इंग्लैंड, बिल्कुल इधर ऊपर की तरफ। और इंग्लैंड के ऊपर क्या होना? स्कॉटलैंड ही बस। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ये सबसे ऊपर की तरफ हैं, इस किनारे के ऊपर। फिर इधर तो कई और भी देश हैं, नॉर्वे वगैरह, वो इस साइड में है वो। यहाँ जो हमारा नक्शा से झुक रहा है, इस झुकाव के यहाँ पे कौन है? स्कॉटलैंड है और इंग्लैंड है। फिर यहाँ बीच में पानी पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे हमारे पास ग्रीनलैंड वगैरह, आइसलैंड वगैरह वो पाए जाते हैं, जो टापू हैं। तो ये यूरोप की बात करें, बिल्कुल जहाँ ये सारे देश जुड़े हुए हैं, तो स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है। इंग्लैंड के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या है? फ्रांस है। क्या है? फ्रांस। बिल्कुल बीच में इनके ओनली बस एक ब्रिटिश चैनल पड़ता है, बाकी दोनों के बीच में काफ़ी कनेक्टिविटी है। पीछे पानी धारा है, ब्रिटिश चैनल बोलते हैं उसको। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है? जर्मनी आ जाते हैं। और यहाँ पे इस तरह से नीचे तो ये वाला, ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है? ये इटली है। और इस यूरोप और इस अफ्रीका के बीच में जो महासागर, जो सागर है, उसका नाम है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। ये ज्योग्राफी अब पता होना चाहिए। ये इतनी ज्योग्राफी पता होगी तब आप पोएम को समझ पाएंगे। इसमें आपके पास यहां जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, इसका नाम ऐसा क्यों है? भूमध्य, भू मानी जमीन, तो इधर भी जमीन है और इधर भी क्या है? जमीन है। तो दो जमीनों के बीच में जो सागर स्थित है, उसका नाम क्या हो गया? भूमध्य सागर हो गया। इसलिए इस बीच वाले जो समुद्र का नाम क्या पड़ा होता है? भूमध्य सागर है। अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? मेडिटेरेनियन सी है। तो इसका नाम मेडिटेरेनियन सी क्यों नाम है? मेडी का मीनिंग है मिड, मिड मानी मध्य, और यह है टेरा, TERRA, टेरा। टेरा का मीनिंग होता है लैंड। टेरा मानी क्या होता है? लैंड, जमीन। तो टेरा कहते हैं जमीन को। और मेडी मानी है मिड, तो इसका ने अंग्रेजी में पहले नाम रखा गया है, लोगों ने रखा मेडिटेरेनियन, यूरोप के लोगों ने नाम रख दिया कि दो जमीनों के बीच में। इसने फिर हिंदी में अनुवाद किया गया, और अनुवाद क्या किया गया? यहां लिखा गया ये है भू, जमीन, और ये क्या है? मध्य। तो हमारा फिर ऑर्डर हो गया भूमध्य सागर। तो इटली जो है, इस इटली का जो पूरा ये तट है, इटली का जो तट है, जमीन का जो हिस्सा है, वो इस मेडिटेरेनियन सी के बिल्कुल ऐसे छूते हुए है। तो हमारा जो पोएट है उसकी ये लोकेशन है। यहां कौन खड़ा है? शैली खड़ा है। और इटली के ऐसे, इटली इस तरह से ऐसे फैलाव लिया हुआ है। इसमें ये जो मैं पॉइंट किया हुआ है, यहां पे पड़ता है फ्लोरेंस नाम का शहर। तो फ्लोरेंस नाम का शहर बिल्कुल तटीय प्रदेश है ना, जैसे बंबई बिल्कुल तट पे किनारे पे है समुद्र के, ऐसे ही बिल्कुल तट के ऊपर है। इधर इसके सामने यहां पे कौन सा सागर है? ये
मेडिटेरेनियन सी है। अब आप ग्लोब की दिशाओं को डिसाइड करें और दिशाओं के अकॉर्डिंग ये कौन सी साइड होगी, बोलो। नॉर्थ होगी। और ये कौन सी होगी, साउथ होगी। ये कौन सा होगा, ईस्ट। और ये कौन सा हो गया, वेस्ट। अब एक भाई साहब यहां खड़े हैं और वो कह रहे हैं साहब वेस्ट से विंड आ रही है, वेस्ट से विंड आ रही है। तो विंड किधर से आ रही है, इधर से विंड आएगी, ये तो होगी वेस्ट साइड। और वेस्ट तो मैं तो यहां से इतना दूर से बता रहा हूं, ये अगर ये आदमी खड़ा होगा तो इसके जस्ट वेस्ट में तो क्या पड़ेगा, ये वाला एरिया पड़ेगा। इस वेस्ट वाले एरिया में कौन सा सी स्थित है, एटलांटिक ओशन। तो एटलांटिक ओशन के इधर से जो हवाएं आएंगी वो हवाएं क्या कहलाएंगी, वेस्ट विंड कहलाएगी। तो आपको ज्योग्राफिकली 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। किन 3 चीजों के बारे में, की पोएट ने पोएम लिखा उस समय वो कहां है, फ्लोरेंस में है। तो ये फ्लोरेंस कहां पड़ता है, इटली में। इटली की लोकेशन मैप में कहां है वो पता होना चाहिए। ये इस बिल्कुल भूमध्य सागर के यहां पे तट पे स्थित है। इधर सागर का नाम कौन सा है, भूमध्य। पोएम में हमारे 3rd कैंटो में मेडिटेरेनियन सी का जिक्र आएगा। इसी 3rd कैंटो में एटलांटिक ओशन का भी जिक्र आएगा। तो ये बातें समझ तभी आएंगे जब आपको ये फ्लोरेंस की लोकेशन पता होगी इटली की, तब आप इस एटलांटिक वाले को और इसे मेडिटेरेनियन को समझ पाओगे। विशेष तौर पे 3rd कैंटो इसी बात के लिए समझना होगा। और इसके पहले मैंने आपको क्या समझाया था, ये जो सीजन्स वाली बातें समझाई थी। हमारे पास जो सीजन्स के नाम आप देखे हैं, जैसे क्या क्या नाम है सीजन्स के हमारे पास, ये जो स्प्रिंग और समर और ऑटम और विंटर हैं, ये जो आपका पहला और दूसरा जो कैंटो है वो आपको इसी सारी बात समझ में आएंगे। हमारा जो कैंटो नंबर 1 है उसकी जो पहली पंक्ति चालू होगी, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ आर द स्पिरिट ऑफ ओटम्स बीइंग। तो शुरुआत में सबसे पहले बातें चालू कौन सी होंगी, ओटम से चालू होंगी। क्यों चालू होंगी, मैंने अभी कहा था वेस्ट विंड जो ही इधर से एटलांटिक की तरफ से वेस्ट दिशा से विंड बहना चालू हो जाती है तो 2 ऋतुओं का आगमन का संकेत होगा, या तो किसका होगा, ओटम का, या किसका होगा, स्प्रिंग का। तो हमारे पोएम वाली जो वेस्ट विंड है वो किसके आगमन का द्योतक शुरुआत वाली है, ये ओटम के आगमन का द्योतक है। पहली पंक्ति में कहेगा कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। वाइल्ड वर्ड से ही सबसे पहले वाइल्ड कहते ही बता दिया प्रचंडता है। जो सबसे पहले एडजेक्टिव यूज किए हैं विंड के पहले, वेस्ट के पहले क्या लगाए हैं, वाइल्ड। वाइल्ड से क्या, इसका विकराल रूप दिखाया गया है। तो हमारी जो विंड है, वेस्ट विंड है, ये विनाशकारी रूप में कह लीजिए, विकराल रूप में, प्रचंड रूप में अपने अग्रेसिव मोड में आएगी। और जब ये चलना चालू हो जाएगी तो कौन सी ऋतु का आगमन, कौन सी ऋतु का आना प्रारंभ हो चुका है, ओटम का प्रारंभ हो चुका है। इसी स्टेंजा में पहले कैंटो में ही जब ये कैंटो समाप्ति की ओर जाएगा तब दोबारा एक वेस्ट विंड बहेगी। और वो वेस्ट विंड जब बहेगी तो कौन सी सीजन आएगी, स्प्रिंग आएगी। आप पहले कैंटो के एंड में ही पाओगे स्प्रिंग का जहां नाम मिलेगा, वहां पे लिखा है, वहां पे वर्ड लिखा होगा दाउ सिस्टर, दाइन सिस्टर, कहीं कोई वर्ड लिखा मिलेगा कि तुम्हारी एक और बहन भी है। वो बहन जब बहना चालू हो जाएगी तो स्प्रिंग के वहां पे जो नई चीजें आने लग जाएंगी। तो तुम्हारी जो बहन है वो बहन कौन होगी, वो बहन होगी ऐसी ही हवा। कब बहेगी, स्प्रिंग में भी बहेगी, वो भी वेस्ट विंड ही होती है, वो भी क्या होगी, वेस्ट विंड। पर हमारी पोएम की वेस्ट विंड कौन सी वेस्ट विंड नहीं है, स्प्रिंग वाली वेस्ट विंड नहीं है, वो तो पोएम में बहिन कही गई है। हमारी जो दी दाऊ के नाम से एड्रेस की गई है, जो टाइटल वाली पोएम है ओ टू द वेस्ट विंड, ये वेस्ट विंड कौन सी वेस्ट विंड है, ओटम के आगमन पे जो आने वाली है वो होगी, जो पहली पंक्ति में ओटम वाली वहां से इंडिकेशन की गई है। तो 2 जानकारी आपको बताई गई है, दोनों जानकारी ज्योग्राफिकल ज्योमेट्री जुड़ी हुई हैं। शुरुआती इस पहला और दूसरा कैंटो समझने के लिए आपको ये सीजन्स के बारे में पता होना चाहिए, और तीसरा कैंटो समझने के लिए आपको क्या आना चाहिए, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन का पता होना चाहिए।
तो आप देखिए अगले में आपको मैंने यही जानकारी थोड़ा सा मैप से बताने की कोशिश करने के लिए बता रखा है। क्या ध्यान करेंगे आप इस चीज पे? देखिए ये है हमारा वर्ल्ड का मैप। आप यहां हैं, इंडिया में हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये क्या एरिया है? ये पूरा यूरोप है। ये टर्की वगैरह ले लें और ये फिर इधर एशिया में आ गए आप लोग। ये इस प्रकार से ये रसिया सारा यूरोप में है। दिस इज द यूरोप। ये इधर पूरा एशिया है। अब इस पूरे यूरोप में ये आपका जो एरिया दिख रहा है ये वाला, दिस इज इंग्लैंड। ये दिखा पीले वाला, ये जो पीला दिख रहा है यहाँ पे लिखा है यूके लिखा था। ये यू और यहाँ मैंने पैर फेर दिया है। ये इंग्लैंड है या यूके है। इसके यहाँ पे स्कॉटलैंड है, ये आयरलैंड है, ये फिर ऊपर आइसलैंड है, ये ग्रीनलैंड है। ये आप जान रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये जो आपको दिख रहा है ओशन, इसका क्या नाम है? ये अटलांटिक ओशन है। ये भी अटलांटिक ओशन, ये पूरा यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। यहाँ इस अटलांटिक ओशन से, यहाँ से, इस दिशा से जो हमारी हवा आएगी वो कौन सी विंड कहलाएगी? ये है वेस्ट विंड। अब ये एरिया जो दिख रहा है दिस वन, ये कौन सा एरिया है? ये जो ऐसे दिख रहा है पतला लंबा करते हुए, ये कौन सा देश है? ये है इटली देश। और ये अफ्रीका है पूरा। इस अफ्रीका के और इस यूरोप के बीच में ये जो आपको पानी का जो नीला नीला एरिया दिख रहा है ये कौन सा महासागर है? ये है मेडिटेरेनियन सी। तो ये जो इटली दिख रहा है, इस इटली के इस पॉइंट पे पड़ता है फ्लोरेंस। बड़ा इधर बड़ा आप देखिए। अब इधर इससे यहाँ से क्या उठा दिए हैं? मैंने ओनली यूरोप ले लिया। इतना इतना इसमें से क्या उठा लिए हैं? ये यूरोप उठा लिए। इस यूरोप में ये ब्लू दिख रहा है, ये क्या है? यूनाइटेड किंगडम। इसके नीचे यहाँ पे ये है ब्रिटिश चैनल, ये इसके नीचे ये है फ्रांस, इधर ये जर्मनी है, ये बेल्जियम है, नीदरलैंड्स हैं, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है। और ये आपको जो पिंक एरिया में दिख रहा है दिस वन, ये कौन सा देश है? ये है इटली देश। इस इटली में तब यहाँ पे बड़ा कर दिए हैं। अब हम ओनली किसके ऊपर आ गए हैं? केवल इटली को ले लिए हैं। और इटली में ये जो आपको दिख रहा है ये क्या दिख रहा है? फ्लोरेंस। तो फ्लोरेंस के नीचे ये जो आपको दिख रहा है पानी, ये पूरा का पूरा पानी वाला एरिया, ये कौन सा पानी वाला एरिया है? ये है मेडिटेरेनियन सी है। अब आप इस पूरे को उठा के एरिया पर बड़े पूरे वर्ल्ड के मैप में, पहले ये तो होल 2 कहाँ आए हैं? अपन पार्ट में आए। अब इस पार्ट को दिमाग में रखते हैं और किसके सापेक्ष सोचना है? होल में सोचना है। तो आप इस जगह पे पोएट भाई साहब हमारे खड़े हैं, ये वाला पॉइंट है, दिस इज द फ्लोरेंस। और इस फ्लोरेंस में यहाँ पे कौन से हमारे वुड हैं? ये कैसाइन वुड्स हैं। इन कैसाइन वुड्स में फ्लोरेंस पे होंगे। तो इधर से विंड चल के आ रही है, ये वेस्ट विंड यहाँ पे आ रही है। तो हमारा जो थर्ड कैंटो होगा, जिसमें कि हमने कहा पहले कैंटो में वेस्ट विंड का प्रभाव कहाँ दिखाया जाएगा? अर्थ पे। सेकंड में कहाँ दिखाया जाएगा? तो पोइट यहां खड़ा है, तो इसी जमीन के ऊपर ये जंगलात हैं। तो जंगलात के यहाँ पे पत्ते वत्ते उड़ के हिलेंगे, डुलेंगे, गिरेंगे। तो वेस्ट विंड से ये पूरे जंगल जो है, यहाँ जमीन जो है, इस पे कैसे प्रभाव पत्तों का दिखेगा? पत्ते क्यों गिरेंगे? अभी मैंने कहा वेस्ट विंड चलते ही कौन सी सीजन का हमारे यहाँ पोएम प्रारंभ है? ओटम का प्रारंभ है। अतः वहां वो पत्तों का बिखराव पूरा बताया जाएगा। फिर इसी सेकंड कैंटो में आकाश में इसका प्रभाव है। तो ये पूरा जहां खड़ा, इसी के इस आकाश में, यानी सामने ये समुद्र है कौन सा? मेडिटेरेनियन। इधर कौन सा समुद्र है? अटलांटिक। इस पूरे के पूरे आसमान, अगर मान लो मैं यहां खड़ा हूं तो यहां आसमान जो मेरे आसपास का हुआ, इसमें क्या प्रभाव दिखेगा? और थर्ड कैंटो में जब वेस्ट विंड चलेगी, तो इधर से जब वेस्ट विंड चल के आई है तो इस पूरे समुद्र में क्या हलचल हुई है? या सामने जो कौन सा समुद्र है, मेडिटेरेनियन का समुद्र है, इसमें क्या हलचल हुई है? ये सारी बातें बताई जाएंगी। फिर चौथे कैंटो में आने के बाद ये बातें बंद हो जाएंगी, क्योंकि चौथा कैंटो आते ही पोएम क्या हो जाएगी? पर्सनल बन जाएगी। तो चौथा और पांचवा क्या हो जाएगा? पर्सनल। वहां इन बातों कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो हमें जो शुरुआती तीनों कैंटो समझने के लिए इन ज्योग्राफिकल सीजन्स के बारे में और इस मैप की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए था। शेष बातें कल हम आगे पढ़ना चालू करते हैं।